बनारस में ठंड ज्यादा लग रही है। ऐसे जी विकी जी, आराम से सुखासन में बैठे रहे, कंफर्टेबल पोज में। दोनों हाथों को खुला हुआ घुटने पर आसमान की तरफ करके रख लीजिए। कोई मुद्रा मत बनाइए, आंखें बंद कर लें। मुस्कान के साथ धीमी गहरी लंबी सांस भरें। धीरे धीरे जाने दें। फिर से सांस भरें, रोकें, छोड़ें, 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 ओम ध्वनि के लंबे नाद के लिए सांस भरें। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के केंद्र पर ले आए। अंजलि मुद्रा। मेरे बाद रिपीट करें पतंजलि मंत्र। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योपाकरोतं प्रवरं मुनीना, योपाकरोतं प्रवरं मुनीना, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। शीश झुकाएं, नमन करें महर्षि पतंजलि और सभी गुरुजनों को। अपने भीतर स्थित ईश्वर को। सांस लेते हुए शीश उठाएं, केंद्र में ले आए, धीरे से हाथ नीचे करें, आगे खोल लें।
दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएं, इंटरलॉक करिए, रिवर्स करिए, सामने की तरफ स्ट्रेच करिए, स्ट्रेच करते हुए ऊपर ले जाइए, जैसे सो के उठते हैं स्ट्रेच करते हैं ऐसे स्ट्रेच करिए, सांस भरिए, ऊपर और पीछे स्ट्रेच करिए, साइड स्ट्रेच करिए, दूसरी तरफ भी, बीच में लाइए, ट्विस्ट करिए, सांस छोड़ते हुए, दूसरी तरफ ट्विस्ट करिए, फिर से सामने लाइए और स्ट्रेच करते हुए नीचे लाइए, क्रॉस स्ट्रेच करिए, राइट आर्म को राइट साइड में, लेफ्ट आर्म को पीछे की तरफ क्रॉस स्ट्रेच करिए सांस भर के। दूसरी तरफ क्रॉस स्ट्रेच करिए, लेफ्ट आर्म लेफ्ट साइड, हाथ को घुटनों पर रखिए, सर्कुलर मोशन, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ और राइट साइड से होते हुए घुमाइए बॉडी। लास्ट साइकिल कंप्लीट करें और दूसरी तरफ से घुमाएं। लास्ट साइकिल और वापस आ जाए। दोनों हाथों को ढीला करके ऐसे शेक करिए, शेक शेक, रख लीजिए, हथेली खुली हुई आसमान की तरफ करके रख लीजिए। एक्टिव हो गई बॉडी। एक दो गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। भस्त्रिका करें, दोनों हाथ ढीली मुट्ठी बंद, साइड में 10 टाइम्स भस्त्रिका, आंखें बंद करके मुस्कान के साथ। कोई फोर्सफुली ब्रीद इन करते हुए हाथ ऊपर, फोर्सफुली ब्रीद आउट करते हुए हाथ नीचे। नीचे रख लें। धीरे से आंखें खोलें। कीजिए, ठंड कम हुई। मानसी जी, आज का क्या टॉपिक है, मैं भूल गया। कुछ एंजाइटी, स्ट्रेस, इस पे पूरी क्लास। अच्छा, तो मैं सबको बताना भूल गया था, मानसी जी ने प्रिपेयर किया है। आज मानसी जी एंजाइटी स्ट्रेस पे जो है पूरी क्लास लेंगी, सेशन लेंगी। कुछ भी सर। अच्छा, नहीं मना करो, मैं ही लूंगा। स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? खुशबू जी का आपको नहीं पता है, क्योंकि खुशबू जी हमेशा मुस्कुराती रहती है। खुशबू जी टीचर है और मेघा जी भी, तो मैं टीचर लोगों से पूछूंगा। जी बताइए खुशबू जी। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी खुद को पसंद नहीं है ना, बस वही स्ट्रेस है। नहीं, शाब्दिक अर्थ स्ट्रेस का क्या होता है? स्ट्रेस शाब्दिक अर्थ, हाँ सर, वो जो मेंटली, फिजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली कैसे भी हम जो एक्सेप्ट नहीं कर सकते सर, मुझे लगता है वही स्ट्रेस है। एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कुछ भी ऐसी चीज है ना।
फिजिक्स वही क्या स्ट्रेस कहता का है? रूप ले लेते हैं। फिजिक्स क्या फिजिक्स कहता तो है सर, स्ट्रेस? भौतिक विज्ञान फिजिक्स के हिसाब से स्ट्रेस क्या है? फिजिक्स के हिसाब से नहीं पता सर। फिजिक्स में न्यूटन और सब पढ़ा है, लेकिन स्ट्रेस नहीं पढ़ा। टेंशन क्या होता है फिजिक्स के हिसाब से? टेंशन सर, जब खिंचाव, हाँ सर, उससे रिलेट कर सकते हैं। जब भी हमारी मसल्स में भी खिंचाव होता है, नर्व्स में भी खिंचाव होता है। ये पेन है, इस पेन को बंद करने के लिए अब प्रेशर लगा। बताइए। प्रेशर। प्रेशर लगा। तो कंटिन्यूड प्रेशर अप्लाइड इज स्ट्रेस। और मान लीजिए ये रबड़ का होता है, तो ये खींचते तो उसको क्या बोलते हैं? टेंशन। तो कंटिन्यू स्ट्रेस्ड इज टेंशन। ठीक है। तो इसी तरह से ये तो फिजिक्स का नियम हो गया। ये फिजिक्स का नियम हमारे मेंटल स्टेटस पे कैसे लागू होता है, सेम चीज अप्लाइड होती है। तो प्रेशर मतलब जो कोई भी थॉट है, कोई भी विचार है, कोई मेमोरी है, उसका जो है कंटिन्यू प्रेशर, जब कंटिन्यू प्रेशर पड़ता है तो स्ट्रेस, वो जो सतह होती है, भौतिक सतह, ये स्ट्रेस्ड हो जाती है जब कंटिन्यू प्रेशर डालते हैं इस पर। इसी तरह से कंटिन्यू स्ट्रेस जब करते हैं तो टेंशन क्रिएट होता है। तो स्ट्रेस अच्छा होता है या बुरा होता है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? थोड़ा बहुत होना चाहिए। कैसे? कोई एग्जाम्पल? बिल्कुल सर, जैसे कंफर्टेबल होना भी एक रिस्क है। सर जैसे एग्जाम्स का स्ट्रेस लेते हैं तो एग्जाम थोड़ा अच्छा ही जाता है सर। मतलब नहीं, हम लेते हैं ना स्ट्रेस के, नहीं मुझे अच्छा करना है, अच्छा करना है, अच्छा करना है, तो करते भी है अच्छा सर। नहीं होना चाहिए स्ट्रेस। बिल्कुल थोड़ा नहीं सा होना होना चाहिए। चाहिए सर, थोड़ा सा। तो किसी काम को करने के लिए मुझे लगता है थोड़ी मोटिवेशनल वाला होना चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए, स्ट्रेस आपके नहीं होना। सामने आप कहीं तो जा रहे हैं और अचानक से आपके सामने जो है वो कोबरा स्नेक खड़ा हो जाए, तो स्ट्रेस होगा, नहीं होगा? होगा भी होगा, और वो ऑटोमेटिक आ जाएगा सर। उसके लिए हमको कंट्रोल करने का वो टाइम नहीं मिलेगा। हाँ। तो भगवान ने ये हमारे शरीर में कुछ प्राकृतिक चीज बनाई है, नेचुरल बनाई है, सभी जानवरों में बनाई है, इंसान में भी बनाई है। जो स्ट्रेस है, तनाव है, वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। जब हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है, मतलब लड़ने या संघर्ष करने की या भाग जाने की जो हमारी क्षमता है, जब वो ऑन होती है, स्विच ऑन होती है, तो उस टाइम पे हम ऑटोमेटिकली उस मोड में स्विच हो जाते हैं और हमारी बॉडी में बहुत चीजें होती हैं, हमारी बॉडी उस तरह से रेस्पॉन्ड करती है। लेकिन ये तो हो गया एक्चुअल रियल डेंजर। जब रियल डेंजर आता है, तो असली खतरा आता है, तो हमारा शरीर या किसी भी जानवर का शरीर अलर्ट होता है। जैसे आप कुत्ते को ऐसे लकड़ी से ऐसे दिखाओ तो वो तुरंत जो है उसकी पूंछ जो है वो पीछे जो है हो जाएगी, या तो पूंछ दबा लेगा या अटैकिंग मोड में आएगा, घुमाएगा। तो इसी तरह से जो है हर एक एनिमल की जो है वो इंस्टिंक्ट होती है। शेर भी रिलैक्स रहता है। ज्यादातर टाइम शेर जब शिकार नहीं करता है तो क्या करता है? रिलैक्स करता है, सोता है, अपने फैमिली के साथ रहता है, रिलैक्स करता है। शेर जब शिकार करता है तब उस टाइम पे वो स्ट्रेस्ड होता है, उसका ये फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है। तो शेर तो शिकारी जानवर है, लेकिन जो शिकार है वो क्या करता है? हिरन ज्यादातर टाइम रिलैक्स रहता है, लेकिन जैसे ही शेर सामने आता है उसका स्ट्रेस ऑन हो जाता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है, तो लड़ नहीं सकता, वो भागता है। इसी तरह से इंसान के अंदर भी है। तो इंसान ने लेकिन अपने अंदर ऐसी चीजें डेवलप कर ली हैं अपने ब्रेन में कि इंसान के सामने अभी खतरा नहीं है, क्योंकि हम अपने घरों में रह रहे हैं, न शेर आएगा न शिकारी आएगा, तो हमारे पास तो ऐसा फिलहाल कोई खतरा नहीं है। ज्यादातर टाइम नहीं होता है, कभी कभार ऐसा कोई दैवीय आपत्ति आ गई तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं होता है। हमारा जो खतरा होता है दैट इज परसीव्ड डेंजर, परसीव्ड रिस्क ऑफ पास्ट और फ्यूचर।
प्रेजेंट में कोई रिस्क नहीं होता, हम तो बैठ के अभी क्लास कर रहे हैं, क्या रिस्क है? कुछ रिस्क नहीं। प्रेजेंट में कभी कभी होता है, हम पास्ट या फ्यूचर के खतरे को लेके अपनी बॉडी को स्ट्रेस में डाले रहते हैं। कंटिन्यूड प्रेशर ऑफ अ थॉट और कंटिन्यूड टेंशन ऑफ अ थॉट और अ मेमोरी। तो अब हम इसी पे चर्चा करेंगे आगे। अब मैं पीपीटी शेयर करता हूँ, नहीं दिखे तो बता दीजिएगा, पीपीटी आपको विजिबल ना हो तो बताइए। दिख रहा है? हाँ सर। एएनएस पे क्लास मैंने पहले भी लिया था, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पे, शायद जुलाई में लिया था। ये उससे और थोड़ा ज्यादा चीज है ये एएनएस से। एएनएस रेस्पॉन्ड है बॉडी का, जो अभी मैं बात कर रहा था, बॉडी किस तरह से रेस्पॉन्स करती है। उसमें से बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो अपने आप स्वतः ही होते रहते हैं। जैसे आपकी सांसें हैं, आपकी हृदय गति है, लंग्स हैं आपके बॉडी का डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है। हम खाने को खिसकाते थोड़ी है डंडी लेके, लकड़ी लेके, वो तो अपने आप ही नीचे जाता है ना, अपने आप ही डाइजेस्ट होता है। बॉडी का टेम्परेचर है, सेक्सुअल रेस्पॉन्स है, तो बॉडी में बहुत सारी ऐसी, ब्लड प्रेशर है बॉडी का, ये सब चीजें अपने आप होती हैं। जो अपने आप होती हैं, तो हमारे बॉडी में कई तरह का नर्वस सिस्टम है। जो अपने आप चीजें होती हैं बॉडी में, वो जो कंट्रोल करता है उसको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मेनली दो तरह का होता है। एक जो जिसपे अभी हमने चर्चा की कि खतरा भापते ही फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा मोड होता है जिसमें हम ज्यादातर टाइम शांत रहते हैं, रहना चाहिए, रहते नहीं, तो हमें ज्यादातर टाइम शांत रहना चाहिए और रिलैक्स रहना चाहिए। उसको बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि जब हम रेस्ट मोड में होते हैं, शांत होते हैं, तभी हमारा डाइजेशन भी ऑन होता है। अदरवाइज हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है, अग्नि वीक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है ये हम आगे देखेंगे। अब हम स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने चर्चा की, तो अब हम आज के सेशन में क्या क्या जानेंगे, ये मैंने इसमें भी भेज दिया था, इसका स्क्रीनशॉट लेके। व्हाट इज स्ट्रेस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स रूट कॉज। रूट कॉज अकॉर्डिंग टू एंशिएंट साइंस ऑफ योग एंड आयुर्वेद। इसकी जो जड़ है किसी भी स्ट्रेस की, तनाव की, वो योग और आयुर्वेद के हिसाब से क्या होती है। What happens according to modern science when you get stress? जब आप स्ट्रेस होते हैं, अभी जो हम बात कर रहे थे, तो क्या होता है शरीर में, क्या क्या घटित होता है, कौन कौन से केमिकल्स निकलते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं शरीर में, कहाँ पे क्या चीज परिवर्तन होने लगता है। In 1823 to 33 USA, a research on live human body, एक जीवित व्यक्ति पर 1823 से लेके 1833 तक अमेरिका में एक रिसर्च हुआ था उनके शरीर पे। इस पे हम चर्चा करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन डाइजेशन, जब आप स्ट्रेसफुल होते हैं तो डाइजेशन कैसे प्रभावित हो जाता है। हाउ वीक डाइजेशन फर्दर इंक्रीजेस, और जब डाइजेशन वीक हो जाता है तो स्ट्रेस और बढ़ने लगता है, और स्ट्रेस और बढ़ने लगता है तो डाइजेशन और वीक होने लगता है। तो ये विशियस साइकिल है, इससे आप निकल नहीं पाते हैं। हाउ वीक डाइजेशन क्रिएट्स अमा। अमा पे हमने फिर जुलाई में एक और क्लास की थी, जुलाई या अगस्त में, तो अमा पे फिर मैं हो सकता है नेक्स्ट वीक लूंगा। एंड फर्दर कॉज ऑफ मेनी डिजीजेस इन योर बॉडी। अमा की वजह से ही शरीर में सारी बीमारियां होती हैं, कोई सी भी बीमारी। व्हाई इट्स अ विशियस साइकिल, क्यों विशियस साइकिल है। हाउ योग एंड आयुर्वेद हेल्प यू टू मैनेज एंड बैलेंस योर लाइफ। योग और आयुर्वेद कैसे आपको संतुलित करेगा अपने जीवन को इस स्ट्रेस से मैनेज करने में।
व्हाट शुड बी अवॉइडेड इफ यू फील स्ट्रेस, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जब आप स्ट्रेस हो। व्हाट आर यू गोइंग टू अचीव बाय मैनेजिंग योर स्ट्रेस, आपको क्या हासिल होने वाला है इस स्ट्रेस को मैनेज करने के बाद। ये अभी हमने चर्चा की इस पे। स्ट्रेस इज अ प्रेशर और टेंशन अप्लाइड ऑन एनी गिवन ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रेस क्या है? प्रेशर और टेंशन अप्लाइड। जो हमने पेन को दबाया, प्रेशर लगाया, वो भी स्ट्रेस है। जो मैंने बताया कि रबड़ को ऐसे खींचेंगे तो वो भी स्ट्रेस है। प्रेशर इज कंटिन्यूड अप्लाइड फोर्स, लगातार अप्लाइड फोर्स को अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो प्रेशर है। लगातार पुल करते हैं, खींचते हैं तो वो टेंशन है। वाई स्ट्रेस? अब ये चरक संहिता है आयुर्वेद में, कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं उसमें से चरक संहिता उनमें से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बेस है समझ लीजिए कि आयुर्वेद का चरक संहिता। और चरक संहिता में चरक महर्षि चरक मुनि ने जो है ये लिखा है प्रज्ञा अपराधा। स्ट्रेस को प्रज्ञा अपराधा नाम दिया है। प्रज्ञा अपराध, इंटेलेक्ट क्राइम। प्रज्ञा अपराध क्या है? प्रज्ञा अपराध है लैक ऑफ नॉलेज अबाउट धी। धी इज इंटेलेक्ट, जो आपका इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, वो धी है। धृति, धृति का कोई इंग्लिश या हिंदी वर्ड नहीं होता है। धृति एज इट इज वर्ड है। धृति की कोई मीनिंग इंग्लिश में नहीं होती, मतलब एक कोई सिनोनिम वर्ड नहीं है किसी भी दूसरी भाषा में नहीं। धृति का मतलब होता है वो लाइफ फोर्स जो आपकी आत्मा को आपके शरीर से जोड़ के रखी हुई है, वो धृति है। तो धी के बारे में इंटेलेक्ट, धृति और स्मृति, मेमोरी, इन तीनों में जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता, सामंजस्य नहीं होता और इसकी नॉलेज नहीं होती, जब आपको आईने सेल्फ के बारे में अवेयरनेस नहीं होता, जब आप अपने आपकी बुद्धि ये समझने लगती है कि जो आपके विचार है, आपकी भावनाएं हैं, आपकी मेमोरी है और आपका शरीर है, यही आप है, यही प्रज्ञा अपराध है, यही मिजरी का कारण है, यही तनाव का कारण है, स्ट्रेस का कारण है। इसके बारे में और डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। तो धी है इंटेलेक्ट, धृति लाइफ फोर्स दैट इंटीग्रेट्स बॉडी विद जीवात्मा और अवेयरनेस। धृति को अवेयरनेस भी बोलते हैं। स्मृति, मेमोरी। When the life force shrinks or becomes shorter than the intellect due to memory or fear of losing something or shorter prana, then the stress dominates and vice versa. जब आप मेडिटेट करते हो तो आपको कैसा रियलाइज होता है? शरीर सूक्ष्म है और आप विशाल हो। आपका जो सेल्फ है वो बड़ा है, आपकी जीवात्मा बड़ी, आपका प्राण ऊर्जा बड़ी है, ज्यादा बड़ी है। जब आपका सेल्फ आपके शरीर से छोटा होता जाता है, श्रिंक होता जाता है किसी भी रीजन से, स्ट्रेस से भी हो सकता है और भी रीजन, आपकी दिनचर्या से, आपके भोजन से, बहुत चीजों से। तो जब आपका सेल्फ छोटा होता जाता है और शरीर बड़ा होता जाता है तो आप अपने आप को डिप्रेस फील करने लगते हो और आप इस पिंजरे से, इस कैद से बाहर निकलना चाहते हो। तब सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप होने लगती हैं, जब स्ट्रेस इतना हावी हो जाता है कि आपका सेल्फ ही छोटा हो जाता है शरीर से, तब ये आपको कैद लगने लगता है, फिर आप लिबरेट होना चाहते हो। तो ये प्रज्ञा अपराध है। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है? महर्षि पतंजलि ने बताया है कि संसार में दुख के केवल, आप लोग को दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है ना? प्रेजेंटेशन दिख रही है? ओके। महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र में लिखा है अविद्या स्मिता रागा द्वेषा अभिनिवेशा पंच क्लेशा। इस जीवन में दुख के केवल 5 कारण है, छठवां कोई कारण नहीं, सिर्फ 5 ही कारण है। और ये 5 कारण में पहला ही मेन है, एक के बाद एक चेन रिएक्शन है। फर्स्ट की वजह से सेकंड आता है, थर्ड आता है, और फर्स्ट की वजह से ही सारे आते हैं। अविद्या, अविद्या मीन्स इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, अविद्या मतलब हो गया कि अपने बारे में, सेल्फ के बारे में पता ना होना। तो इसका कैसे क्या मतलब होगा, मेरा जी बताएंगे। क्या सर, क्या? महर्षि पतंजलि ने कहा है कि हाँ 5 सर,
5 कारण होते हैं, तो उसमें से पहला जो सबसे मेन कारण है, रूट है सबका ना, वो अविद्या है। जितने भी जीवन में कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, उन सभी दुखों का कारण अविद्या है। ज्ञान से होते हैं, अज्ञान। अविद्या बोले तो उसके बारे में कुछ पता ना होना। जी बिल्कुल सही होता है आपने। आत्मज्ञान, हाँ सही कहा। आत्म मतलब आत्मा, ज्ञान मतलब ज्ञान, नॉलेज। तो आत्मा, आप कौन है? जब हम अपने शरीर को, स्वयं को समझ लेते हैं, या अपने विचारों को, या अपनी भावनाओं को, या अपने पद को, पोस्ट को, अपने पैसे को, अपने रुतबे को स्वयं समझ लेते हैं, उस चीज को जो परमानेंट नहीं है उसको परमानेंट समझ लेना, जो चीज नश्वर है उसको सच समझ लेना। सच वो है जो कभी नहीं बदलता है, जो परिवर्तनशील है वो सच नहीं है, वो मिथ्या है, इल्यूजन है, माया है। यह शरीर भी माया है, सब कुछ माया, सब बदल जाएगा। तो जो चीज सच नहीं है उसको सच समझ लेना ही अविद्या है, और अविद्या ही मूल कारण है। अविद्या किस चीज को जन्म देता है? अविद्या अस्मिता। अस्मिता क्या होता है? सरोज दीदी, अस्मिता क्या होता है? अरे आपने कैमरा ऑफ कर लिया अनम्यूट करने के लिए। नहीं पता सर। अस्मिता मतलब होता है अहंकार, ईगो, आईनेस। जब अविद्या होती है तो अविद्या जन्म देती है अस्मिता को, अहंकार को जन्म देती है। मैं बहुत पढ़ लिख गया, मैं ये समझने लगूं कि मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, यह अस्मिता है। मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंच गया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया, बहुत पैसे कमा लिए, अरे मेरे पास तो इतना बड़ा बंगला है, मेरे पास तो इतनी महंगी साड़ी है, ये हार, हीरो का हार मेरे पास है। अस्मिता, तो ये अस्मिता है। अस्मिता इग्नोरेंस से आती है, अविद्या से आती है। जब आपको अपने सेल्फ के बारे में नहीं पता होता है तो अविद्या से अस्मिता पैदा होती है। अस्मिता से क्या पैदा होता है? राग। राग क्या होता है? राग क्या होता है? कौन बताएगा? मत्सर जी मेघा जी। द्वेष, मत्सर, सबको हीन समझना अहंकार से। हाँ, वो द्वेष है। हाँ, वो द्वेष है। राग क्या होता है? राग यानी गुस्सा। नहीं, राग यानी अटैचमेंट, जैसे मेरा बेटा, मेरा घर, बिल्कुल, मेरा हार, मेरी साड़ी, हाँ, मेरी गाड़ी, और मैं खुद। हाँ, और मैं खुद, ये मेरा शरीर। हाँ, तो मैं खुद। हाँ, तो अटैचमेंट। जब आपको अविद्या होगी, अज्ञानता होगी अपने खुद के बारे में, जब आप ज्ञान नहीं होगा अपने सेल्फ के बारे में, तो उससे आपके अंदर अस्मिता आएगी। उसके बाद अस्मिता से जो है फिर आपके अंदर राग आएगा, अटैचमेंट आएगा आपके अंदर। आप अटैचमेंट इंसान का छोड़िए, आप छोटी सी कोई भी चीज, ये फोन से अटैचमेंट, ये फोन गिर के टूट जाए आप दुखी हो जाएंगे, 4 दिन नींद नहीं आएगी, अरे यार इतना महंगा फोन था, टूट गया। आपकी गाड़ी टूटे नहीं, आप जब बेचते हैं तो भी रोते हैं, इतना साथ दिया इसने बेचारी ने मेरा जो है। तो अविद्या है, अटैचमेंट, राग। तो ये चीज, राग वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट रीजंस ऑफ दुख, मिजरी। अटैचमेंट भी बहुत बड़ा रीजन है हमारे दुख का। राग के बाद आता है द्वेष, जो मेघा जी कह रही थी। द्वेष होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको अटैचमेंट हो गया, अब आप दूसरे के पास आपसे ज्यादा आ गया, तो आप हेट्रेड हो गया या जेलसी हो गया, ये सब जो है आपका द्वेष है। द्वेष मतलब दूसरे से जलना, या द्वेष रखना ना, परस्पर द्वेष रखना आपस में। यूक्रेन पे रशिया ने अटैक क्यों कर दिया? पहला रागा और दूसरा द्वेषा, दोनों की वजह से। अब तीसरा अभी आने वाला है अभिनिवेशा। अभिनिवेशा मीन्स होता है लूजिंग, फियर ऑफ लूजिंग लाइफ, फियर ऑफ डेथ, अभिनिवेशा, और फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, एनीथिंग। लेकिन मेन उसका जो मतलब होता है, अभिनिवेश का मतलब होता है फियर ऑफ डेथ, इज अभिनिवेशा। तो आप जब द्वेष करते हैं,
द्वेष करने से जो है आप कैसे शांत रह सकते? किसी के अंदर मन में अगर द्वेष की भावना आ जाए तो वो कैसे शांत रह सकता? नहीं रह सकता, वो हमेशा दुखी रहेगा। और इन सब के बाद फिर आता है अभिनिवेश, फियर ऑफ डेथ। जो चीज होनी ही है उसके लिए क्यों डरना? कोई ऐसा है जो अमर होके आया है? तो ये तो शरीर है, तो बदलना ही है। शरीर बदलना है, खत्म नहीं होना। कपड़े बदलते हैं, शरीर बदलते हैं, तो शरीर बदलेगा, तो उसके लिए डर नहीं होना चाहिए। वो डर कैसे नहीं होगा? जब अविद्या नहीं होगी। जब अविद्या नहीं होगी तो वो डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब महर्षि पतंजलि का एक एक सूत्र धीरे धीरे उन्होंने कैसे हर एक ये पांचों को भी अलग अलग डिफाइन किया है। अविद्या मीन्स इग्नोरेंस, अस्मिता मीन्स आईनेस, इगोनेस, ईगो सेंस, रागा अटैचमेंट, द्वेष aversion, abhinivesha fear of death, clinging to life, klesha means painful, afflicted. अविद्या को उन्होंने ये डिफाइन किया है, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। अविद्या दुख का एक मूल कारण है। अविद्या क्या है? जो नित्य नहीं है उसे नित्य मानना अविद्या है। जो बदल रहा है उसे स्थायी मान लेना अविद्या है। जो आनंद नहीं उसे आनंद मान लेना, जो आत्म नहीं है उसे आत्म मान लेना अविद्या है। मैं शरीर नहीं हूं पर मुझे शरीर मान लेना अविद्या है। मैं विचार और भावना भी नहीं हूं पर मैं ऐसा मान लूं कि मेरे विचार और मेरी भावनाएं ही मैं हूं, यही अविद्या है। अस्मिता दिग्दर्शन शक्त्या योरे कात्मते वस्मिता। अपनी बुद्धि को ही स्वयं से एक रूप समझना अस्मिता है। स्वयं बुद्धि और अनुभव के लिए प्रयुक्त इंद्रियों को पृथक पृथक करके न देख पाना अस्मिता है। हम जो जितनी हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है उससे हम जो लॉजिक्स लगाते हैं इन सब को जो है ये ऐसा है, ये वैसा है, और पहले से ही जो है सोच लेते हैं कि ये तो अच्छा होगा, ये अच्छा नहीं है। वो भी अस्मिता ही है। अपनी इंद्रियों से जो है अपनी बुद्धि को पृथक पृथक करके ना देख पाना। सुखानुशाही रागा। राग हमेशा किसी अच्छे अनुभव के प्रति होता है। आप जो कष्टप्रद अनुभव होगा उसके प्रति राग नहीं होता। क्रेविंग, आप कोई चीज, आपने गुलाब जामुन खाया, आपने मान लीजिए बनारस में गोदौलिया पे गए, आपने जो है गुलाब जामुन खा लिया तो आप इलाहाबाद गए, नेत्राम की कचौड़ी खा ली, तो आपको जो है क्रेविंग कुछ दिन बाद फिर से आएगा। आज फिर चलते हैं, खाते हैं, वो मुंह में पानी आने लगेगा सोचते ही जो है ये खाते हैं। तो सुखानुशाही राग है। राग हमेशा सुख की अनुभूति से। कोई खुशबू आपने सूंघ ली, कोई आपने परफ्यूम आपने स्मेल कर लिया, उसका फ्रेग्रेंस वो आपको पसंद आ गया, तो आपके दिमाग में बस जाएगा। कुछ देर बाद जो है आपको लगेगा कि यही फ्रेग्रेंस और चाहिए, तो या तो वो फूल की होगी या परफ्यूम की होगी, तो आप वो खरीदोगे, वो चीज को क्रेविंग आएगी, वही बार बार खरीदोगे। तो इसी तरह से हर एक चीज होती है। किसी की गाड़ी आपने किसी दिन चला ली, तो वो गाड़ी आपको पसंद आ गई, वो दिमाग में अब यही गाड़ी खरीदनी है, यही फोन खरीदना है, आईफोन 14 आ गया, यही खरीदना। क्रेविंग, सुखानुशाही राग। दुखानुशाही द्वेषा। द्वेष अर्थात घृणा। द्वेष किसी भी अप्रिय अनुभव के साथ आता है। द्वेष भी वैसे ही दुख लेकर आता है जैसे किसी सुखद अनुभव के लिए तृष्णा, राग और द्वेष। अच्छा, राग से दुख कैसे आता है? सुख के वजह से राग होता है। सुख की अच्छी जो अनुभूति होती है उसकी क्रेविंग से राग होता है, तो उससे दुख कैसे हुआ? एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ तो भी दुख होता है। जी, आएगा ना सर, क्योंकि जो सुख मिला है वो शायद हो सकता है दूसरे की चीज से मिला है, थोड़ी देर के लिए मिला है, फिर दुख आएगा कि मेरे पास नहीं है। हाँ, ये अपना अपना एक्सपीरियंस है। एक और चीज हो सकती है, उसके खो जाने का डर भी होता है। मान लीजिए वो है अभी, और आप गुलाब जामुन का एग्जांपल लेते हैं। आपने एक गुलाब जामुन खाया, बहुत अच्छा लगा, एक और खा लेते हैं, एक और खा लिया, एक और खा लेते हैं, 3 खा लिया, ऐसे ऐसे करते करते आपने 10 खा लिए।
अब जब आप फिर 11वां डायबिटीज खाओगे तो प्लेजर नहीं, 11वां आप खाओगे प्लेजर देगा या पेनफुल होगा? पेनफुल होगा। आप खा ही नहीं पाओगे, वोमिट कर दोगे। इसी तरह से कोई भी क्रेविंग आप ले लो, हर एक जो सुख होता है, जो प्लेजर होता है, एक लिमिट तक प्लेजर होता है, एक लिमिट के बाद वो भी आपको कष्ट देने लगता है। सर मराठी जी, में म्हण एक, आती तिथे माती। अच्छा अति, हाँ तो ये तुलसीदास जी ने भी लिखा ना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति की भली न छाव है, अति की भली न धूप। है वहां पे मिट्टी हो जाता है। जी कोई भी संबंध रहे, खाना का रहे, कोई भी, जी, जो कोई भी चीज हम आती करते हैं उसका मिट्टी हो जाता है। हाँ सही। तो यही चीज है कि राग जो है से भी हाँ हाँ, दुख होता है। अंबानी साहब के पास बहुत पैसे हैं, आपको लगेगा कि पैसे की वजह से किसी को क्या दुख हो सकता है, अंबानी को क्या दुख हो सकता है, वो तो अंबानी साहब ही जानते होंगे, नींद नहीं आती होगी। आज जो है, आज मेरे जो 2:03 पे 4 करोड़ कमाए, तो आज लास्ट ईयर का या लास्ट मंथ का जो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्टेड जो रेवेन्यू था, उससे इस महीने 10% कम रेवेन्यू आया। करो कुछ काम करो, टेंशन नहीं हो रही, लाओ चाय लाओ, स्ट्रेस दूर करना है। तो ऐसा नहीं, राग की वजह से जो है क्रेविंग, ये भी तो राग ही है ना, अपने बिजनेस को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के, तो उसे भी जो है आपका दुख एक वो भी कारण है। अभिनिवेश, स्वर सवाही विदिशोपि तथा रूढ़ो विनिवेश। अभिनिवेश अर्थात बाय फियर ऑफ लूजिंग समथिंग और फियर ऑफ डेथ। ये एक और आयुर्वेद का ग्रंथ है। आयुर्वेद के बहुत प्रकांड महर्षि, प्रकांड विद्वान पंडित हुए हैं महर्षि वाग्भट्ट। महर्षि वाग्भट्ट ने 2 प्रमुख आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे हैं, वाग्भट्ट संहिता और अष्टांग हृदयम। उसमें से वाग्भट्ट संहिता में उन्होंने लिखा है रागाधिरोगा, राग से उत्पन्न जो रोग होते हैं उन्हें रागाधिरोगा कहते हैं। रूट ऑफ ऑल डिजीजेस रिलेटेड टू इंटेलेक्ट आर, रागा मीन्स अटैचमेंट। मोस्ट of our problems starts with anger, desires, illusion and delusion। गुस्से, क्रोध की वजह से जो हमारी इच्छाएं होती हैं, कुछ चाहने की चाहते, उनकी वजह से, इल्यूजन माया की वजह से, डिल्यूजन भ्रम की वजह से, ये रागाधिरोग के कारण होते हैं, इंटेलेक्ट डिजीज के कारण होते हैं। अब हम साइंस पे आते हैं। स्ट्रेस का ब्रेन पे क्या फर्क पड़ता है? ब्रेन में फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच रिलीज होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। जब हम स्ट्रेसफुल होते हैं तो हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां से एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज होता है। अब हम आगे देखेंगे कि एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या होता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, अभी जो हम शॉर्ट टर्म स्ट्रेस की बात कर रहे थे वो है व्हाट इज, जो सबसे पहले हमने बात किया था, स्ट्रेस क्या है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। So what is short-term stress response? In contrast to chronic stress that can have harmful effects, the short-term fight or flight, जो हमने शेर और सांप की बात की थी, fight or flight stress response lasting for minutes to hours is nature's fundamental survival mechanism that enhances protection and performance under conditions involving threat, challenge, opportunity। तो जब हमारा थ्रेट रेस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, कोई चैलेंज हो या कोई हार्मफुल सिचुएशन हो सामने, जो रियल हार्मफुल सिचुएशन हो, तो उसके अगेंस्ट, उससे मुकाबला करने के लिए हमारी बॉडी में एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, स्ट्रेस जो है, जिसको फाइट और फ्लाइट मोड कहते हैं। तो बॉडी में अपने आप ये चीजें घटित होती है। जब फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है तो आपके दिमाग के भीतर जो है एडीएच बनता है, पीनियल ग्लैंड में एडीएच बनता है। एडीएच कहाँ पे बनता है? आपका हाइपोथैलेमस में बनता है। हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता है? ऐसे इस तरह से जब हम कान पे अंगूठा रखेंगे और बीच वाली उंगली को सिर के ऊपर लाएंगे, तो जहां पे बीच वाली उंगली एग्जैक्टली जहां पे आपके इसको कपाल को स्पर्श करेगी, सिर को टच करेगी, उसी के जस्ट नीचे जो है आपका बेस पे हाइपोथैलेमस है, और वहीं पे उसी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है हाइपोथैलेमस में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज होता है, जो वहां से डायरेक्शन भेजता है आपके एक और दूसरे ग्लैंड तक,
दूसरा ग्लैंड कहाँ पे होता है? किडनी के ऊपर होता है। तो अभी हम उसके बारे में आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। Short term stress. Your body is hardwired to react to stress in ways meant to protect you against threats from predators and other aggressors. Such threats are rare today, but that doesn't mean that life is free of stress. तो हमने यही बात की, अभी शेर तो नहीं, सांप भी बहुत कभी कभी घर में निकलता है किसी के, और शहर में फ्लैटों में तो बिल्कुल भी नहीं निकलता है। मैं यहाँ पे 18-19 साल से रह रहा हूँ और आज तक मेरे घर में तो कभी सांप नहीं दिखा। तो नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे पास आज की डेट में स्ट्रेस नहीं है। एग्जाम्पल, व्हेन यू एनकाउंटर अ परसीव्ड थ्रेट सच एज अ लार्ज डॉग बार्किंग एट यू ड्यूरिंग योर मॉर्निंग वॉक। आप पार्क में अपने मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, एक बड़ा सा कुत्ता आपको देख के भौंकने लगा या आपको दौड़ा लिया, तो आपका ये स्ट्रेस एक्टिवेट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। द बॉडीज स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम इज यूजुअली सेल्फ लिमिटेड। और ये जो रिस्पॉन्स आपकी का जो सिस्टम है वो अपने आप सेल्फ लिमिटिंग है। सेल्फ लिमिटिंग मतलब अपने आप ही थोड़ी देर बाद कंट्रोल आ जाता है, थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है। वंस अ परसीव्ड थ्रेट हैज पास, जब परसीव से, जैसे कुत्ता भौंक रहा है, आपको दौड़ा लिया, तो आपका दिल धड़कने लगेगा तेजी से और ये एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जो है वो कुत्ता दूर चला जाएगा या आप खुद दूर चले जाओगे, अपने आप वो नॉर्मल हो जाएगा। आपकी बॉडी का जो रेस्पॉन्स है वो नॉर्मल हो जाएगा। हार्मोन लेवल्स रिटर्न टू नॉर्मल एज एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल। ये दो हार्मोन है जिसमें से कॉर्टिसोल सबसे मेन हार्मोन है ये एक्टिवेट करने के लिए। तो एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल लेवल्स ड्रॉप हो जाएंगे। योर हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर रिटर्न, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर वापस से लौट आते हैं बेसलाइन लेवल पे। एंड अदर सिस्टम्स रिज्यूम देयर रेगुलर, और जो बाकी सिस्टम में और भी जो परिवर्तन हुए थे वो अपने रेगुलर एक्टिविटीज पे वापस लौट आते हैं। स्ट्रेस ट्रिगर्स, अब ये डिटेल में जाते हैं कि स्ट्रेस से शरीर में एग्जैक्टली क्या होता है। हाइपोथैलेमस, जो अभी हमने सिर के ऊपर देखा उंगली रख के, तो हाइपोथैलेमस में क्या बनता है? एडीएच बनता है। एडीएच हार्मोन दैट हेल्प्स ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट। जो आपके ब्लड वेसल्स है, आपकी जो नसें हैं जिनमें खून की जो धमनियां हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, वो टाइट हो जाती, तन जाती हैं। हेल्प द किडनीज कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी। और ये एडीएच का दूसरा एक और काम होता है कि किडनी को कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्ट। आपकी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्ट जो है वो होना चाहिए, जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। आप जब जैसे आप तनाव में आते हैं, एडीएच यहाँ से बनता है और ये सिग्नल भेजता है। आपकी जो नसें होती हैं वो तन जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। आप पाइप है, पाइप से नॉर्मल पानी निकल रहा है, पाइप को ऐसे हल्का सा दबा दीजिए तो धार तेज हो जाएगी ना, प्रेशर बढ़ जाएगा, वाटर का प्रेशर फ्लो बढ़ जाएगा, तेज हो जाएगा प्रेशर। तो इसी तरह से आपकी नसें कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तन जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उस टाइम पे। जो सॉल्ट है वो सॉल्ट भी आपका बढ़ जाता है। आपके बॉडी में सॉल्ट बढ़ने से ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल दूसरा जो हार्मोन है कॉर्टिसोल, द प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन है। इंक्रीजेज शुगर ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड के अंदर शुगर को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? शुगर का क्या काम होता है? एनर्जी देना। ग्लूकोज का एनर्जी देना काम होता है। तो जब ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाएगा, ब्लड में क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपको भागना है या लड़ना है, युद्ध करना है या भाग जाना है खतरा देख के। तो इसलिए ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। तो कॉर्टिसोल आपके ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज बढ़ा देगा, जिससे आपके हाथ पैर भी कांपने लगेंगे। इन द ब्लड स्ट्रीम एनहेंसेस योर ब्रेन्स यूज ऑफ ग्लूकोज। और आपके, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी डिसीजन लेना है, जैसे कैसे बताया खुशबू जी ने कि जो है सर जब एग्जाम होता है तो स्ट्रेस होता है तो हम अच्छा कर पाते हैं। तो आपकी ब्रेन की, दिमाग की क्षमता उस समय बढ़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन को कंज्यूम करने की कैपेसिटी कॉर्टिसोल बढ़ा देता है आपके दिमाग के अंदर। And increases the availability of substances that repair tissues. अब चूंकि आप युद्ध करने या भागने के मोड में है, तो हो सकता है कि आपको चोट भी लगेगी या जो है इंजरी होगी। तो आपका जो टिश्यूज है उनकी रिपेयर करने के लिए जो सब्सटेंसेस चाहिए उनको, उनकी भी अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है ये कॉर्टिसोल।
Cortisol also curbs functions. Curbs मतलब रोक देता है, कम कर देता है. Cortisol also curbs functions that would be non-essential or harmful in the fight or flight situation. अब ये तो करता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रोक देता है. नॉन इसेंशियल चीजें, फाइट, युद्ध करने और भाग जाने के विपरीत जो कुछ भी शरीर में और घटनाएं हैं उन सबको पे अंकुश लगा देता है. तो भाग जाने के या युद्ध करने के अलावा कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं शरीर में जो रोक देगा वो? आपका डाइजेशन, सेक्सुअल रेस्पॉन्स, बॉडी की ग्रोथ, जो जैसे माइंड को शांत रखने के लिए, मन को शांत रखने के लिए जो, या सोने के लिए जो हार्मोन्स की जरूरत होती है, जिन हार्मोन्स के सिक्रीशन की जरूरत होती है, इन सबको रोक देगा कॉर्टिसोल. वो उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ फाइट एंड फ्लाइट मोड पे होगा. आपकी सारी एनर्जी सिर्फ उसी में लगेगी. योर हाइपोथैलेमस, अ टाइनी रीजन एट योर ब्रेन्स बेस, सेट ऑफ एन अलार्म. हाइपोथैलेमस वही जो हमने अभी देखा था, सेट्स एन अलार्म system in your body through a combination of nerve and hormonal signals. बहुत सारे कॉम्बिनेशन नर्व और हार्मोनल सिग्नल्स के थ्रू एक अलार्म सेट करता है. हाइपोथैलेमस के भीतर आपके एक पीनियल ग्लैंड होता है, वो आपके बॉडी में पीनियल ग्लैंड नहीं, सॉरी, हाइपोथैलेमस से ही ये अलार्म सिस्टम जो है ये शुरू होता है थ्रू वेरियस हार्मोन्स एंड नर्व सिस्टम. योर एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे होता है? किडनी के ऊपर, अटॉप योर किडनीज, to release a surge of hormones including adrenaline and cortisol. जो हमने अभी ऊपर देखा, एड्रेनलिन और cortisol ये कहां से निकलते हैं? एड्रेनल ग्लैंड से निकलते हैं, किडनी के ऊपर से. जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, एड्रेनलिन का क्या काम होता है? इंक्रीजेस योर हार्ट रेट. आपकी हार्ट रेट बढ़ा देता है. क्यों हार्ट रेट बढ़ाता है? क्योंकि आपको जल्दी से एनर्जी की जरूरत होती है भागने के लिए या लड़ने के लिए. तो जब एनर्जी की जरूरत होती है तो कॉर्टिसोल ने ग्लूकोज बढ़ा दिया. और हार्ट रेट किस लिए चाहिए? क्योंकि ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी में एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है. तो ऑक्सीजन कहां से आएगा? लंग से आएगा. और ब्लड में कैसे जाएगा? हार्ट से जाएगा. तो हार्ट रेट आपकी बढ़ जाएगी, हार्ट जल्दी जल्दी ब्लड को पंप करने लगेगा. एलिवेट्स योर ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा. बूस्ट एनर्जी सप्लाईज, ताकि आपके एनर्जी सप्लाईज बढ़ सके आपकी बॉडी में, हाथ पैरों में स्पेशली. Cortisol, the primary stress hormone, increases sugars, glucose in the bloodstream, enhances your brain's use of glucose and increases the availability of substances that पहले भी पढ़ लिया. Cortisol also curbs functions that would be non-essential or harmful in a fight or flight situation. कौन कौन सी चीजें कर्ब करता है cortisol जो fight or flight situation के अगेंस्ट होती है? It alters immune system. आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता से समझौता हो जाता है उस समय. एंड सप्रेसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके भोजन को, आपकी जो पाचन प्रणाली है, पाचन तंत्र है, उससे समझौता होता है. द रिप्रोडक्टरी सिस्टम, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है. ग्रोथ प्रोसेस, जो ग्रोथ है आपकी ग्रोथ, अब हम बड़े हो गए तो हम क्या ग्रो होंगे, लेकिन हम भी होते हैं. हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स नए बनते हैं और बहुत सारे मर जाते हैं. ये मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है आपकी बॉडी का. दिस कॉम्प्लेक्स नेचुरल अलार्म सिस्टम आल्सो कम्युनिकेट्स विद द ब्रेन रीजन्स दैट कंट्रोल मूड, मोटिवेशन एंड फियर. जो दिमाग का वह भाग जिससे आपका मूड, मोटिवेट जिससे आप होते हैं या डरते हैं, इन सबको जो है वो रोक देता है, कंप्रोमाइज कर देता है. तो आपका जो आपके दिमाग पे आपका कंट्रोल नहीं रह जाता उस टाइम पे. मूड पे, अपने मोटिवेशन पे आप मोटिवेटेड भी फील नहीं कर पाओगे उस टाइम पे. और फियर पे भी, फियर आउट ऑफ कंट्रोल होता है बहुत लंबे समय तक. जो ये हमने देखा कि ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, अगर ये क्रॉनिक हो जाए तो क्रॉनिक स्ट्रेस से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, ये जो लिखा है इसके अलावा भी होती है. ये कुछ मेन है. When stressors are always present and you constantly feel under attack, the fight or flight reaction stays tuned on. Prolonged stressed body forgets to switch from sympathetic to parasympathetic nervous system, triggers short and fast breathing, results in low oxygen level in body,
further increases the problem. The long-term activation of the stress response system and the overexposure to cortisol and other stress hormones that follows can disrupt almost all your body's processes. This puts you at increased risk of many health problems including anxiety, depression, digestive problems, headaches, मसल टेंशन एंड पेन। बहुत लोगों को जो है स्ट्रेस की वजह से आपके मांसपेशियों में भी दर्द होता है। हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रोक, स्लीप प्रॉब्लम्स, नींद नहीं आती, वेट गेन, मोटापा। मोटापा कैसे आएगा जब खाना पचेगा ही नहीं, सब अमा क्रिएट होगा तो मोटापा भी बढ़ेगा। मेमोरी एंड कंसंट्रेशन इंपेयरमेंट, याददाश्त कमजोर हो जाएगी, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। एड्रेनलिन फटीग, यूजिंग नेसेसरी एनर्जी ब्रिंग्स फटीग, अननेसेसरी एनर्जी ब्रिंग्स फटीग। फटीग मतलब थकान, अननेसेसरी का। हम ऑफिस से घर में आते हैं, हमारा 5 साल का बेटा या 3 साल की बेटी आती है, हमारे कंधे पे चढ़ जाती है, तो कहते बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, रेस्ट कर ले, तो थक गए हैं बहुत। ऑफिस में पहाड़ तोड़ के आए, थक गए, पत्थर तोड़ा है हमने, चक्की चलाई है, कंप्यूटर पे उंगली हिलाई, थक गए। वो बच्चा जो दिन भर सुबह से शाम तक भाग रहा है वो नहीं थका, फुटबॉल खेल के आया नहीं थका, हम थक गए। एड्रेनलिन फटीग बोलते हैं इसको, बिना कुछ किए थक जाना। तो हमारा दिमाग कैसे थकाता है हमने अभी देखा कि कैसे क्या चीजें होती है। आपके जो ब्लड है अननेसेसरी का, आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल नेसेसरी बढ़ेगा, एड्रेनलिन हाई रहेगा हमेशा, कोर्टिसोल हाई रहेगा हमेशा। तो आप कभी रिलैक्स कर ही नहीं पाओगे। जब आपकी सिर्फ आपका दिमाग ही रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, आपकी बॉडी भी रिलैक्स नहीं कर पा रही है। जब रिलैक्स नहीं होगा तो आपको हमेशा थकान महसूस होगी। खाने के बाद भी थकान क्यों महसूस होगी? क्योंकि खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, डाइजेशन भी तो कॉम्प्रोमाइज है। तो आपको खाने के बाद भी एनर्जी फील नहीं होगा। खाना हम किस लिए खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिल सके, हम जीवित रह सके। लेकिन खाने के बाद अगर हमें आलस आए, हमें और लिथार्जिक फील होने लगे, रेस्ट करने का मन करने लगे, तो इट मीन्स जो है खाना पच नहीं रहा है, डाइजेशन सही नहीं। तो उसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन एक ये भी कारण है। बड़ी इंटरेस्टिंग एक रिसर्च हुई थी 1823 से 33 तक यूएसए में। एक ये जिनकी फोटो लगी हुई है, ये शख्स थे एलेक्सिस बिडागन। एलेक्सिस बिडागन जो है अमेरिका में एक जगह है, एक कैनेडियन वॉयेजर। वॉयेजर क्या होता है ये जानने की आवश्यकता नहीं, नॉट इम्पोर्टेंट। तो एक कैनेडियन वॉयेजर थे, ये अमेरिका में गए थे। ये दरअसल फर हंटर थे। फर हंटर कौन होते हैं? जो जानवरों के फर होता है स्किन पे, वो फर का शिकार जो करते हैं वो फर हंटर होते हैं। तो ये दरअसल फर हंटर थे और वहां पे शिकार करने गए थे। वहां पे एक आर्मी का बेस था और आर्मी के वालों ने, जो आर्मी वाले, वो कहते हैं एक्सीडेंटली इनको गोली मारी थी। अब पता नहीं सच में मारी थी, जानबूझ के मारी थी या एक्सीडेंटली मारी थी, इनको गोली मार दी थी और वो गोली इनके पेट में लगी थी। इसके बाद एक वहां पे डॉक्टर थे, आर्मी फिजिशियन थे, विलियम। तो विलियम साहब ने जो है इनका इलाज किया, इनकी गोली निकाल दी, लेकिन जो इनका पेट था उस पेट को पूरी तरह से सिला नहीं, उसको जो है ऐसे उस वुंड को ओपन रखा और उनको जिंदा रखा गया। और उनसे जो है ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो है इन्होंने स्वेच्छा से साइन कर दिया था, अपना शरीर जीवित रहते दान दे दिया था रिसर्च करने के लिए इंसानियत के नाते। लेकिन ऐसा कोई करेगा नहीं। ऐसा बाकी लोग ऐसा मानते हैं कि इनको फोर्सफुली साइन कराया गया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया था और इनको उन्होंने अपना दास बना लिया था, अपने बाकी के काम भी करवाते थे। और इनके पेट पे जो खुला हुआ था उस पर कैसे डाइजेशन कैसे हो रहा है ह्यूमन बॉडी में, उसके ऊपर नेक्स्ट 10 ईयर्स तक वो रिसर्च करते रहे। कभी मुंह से खाना डालते थे, कभी धागे में बांध के खाना उसके अंदर डायरेक्ट डाला जाता था और देखा जाता था कि उसमें से कौन कौन से एसिड्स निकल रहे हैं, कौन कौन से जूसेस निकल रहे हैं और
उसके बेसिस पे जो है फिर वो अपने थीसिस बनाते थे, रिसर्च रिपोर्ट बनाते थे। कभी कभी उन्होंने वुड लॉग भी, लकड़ी के जो है गुट्टे भी उसके अंदर जो है डाले, फिर देखा कि कैसे क्या हो रहा है, तो उसको पेट में दर्द होने लगता था। कभी उसको टॉर्चर करते थे तो देखते थे जब वो स्ट्रेसफुल होता है तब खाना की जो है कैसे पच रहा है, नहीं पच रहा है। जब वो शांत रहता था, रिलैक्स रहता था, तब वो फूड पे कैसे, डाइजेशन पे कैसे असर होता है। जब वो दुखी होता था तब कैसे असर हो रहा है। तो सारी इमोशंस को यूज किया। जब वो बहुत उससे मेहनत भी करवाते थे, काम भी करवाते थे, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसकी बॉडी में इस तरह से जो उन्होंने कर दिया था, उसको स्टेरॉइड वगैरह देते थे। तो जब काम करवाते थे, जब मेहनत करके खाना खाता था, तब कैसे उसको हमेशा रिलैक्स करा के फिर उसको जब उसके अंदर खाना डाला, तब कैसे कौन से एसिड सिक्रेशन हुए, डाइजेस्ट हुआ, नहीं डाइजेस्ट हुआ। तो ये 10 साल की जो स्टडी है, ये मतलब वैसे तो इंसानियत के बड़ी काम आई। तो उन्होंने जो रिसर्च रिपोर्ट निकाली, वो रिपोर्ट दरअसल हमारे आयुर्वेद में 5000 साल पहले से लिखी हुई है। तो अब हम ये देखते हैं, अब हम जो सोशल मीडिया पे कई बार हम देखते हैं कि ये लिखा हुआ है, वो दरअसल इसी रिसर्च का ही जो है ये जिस्ट है, समझ लीजिए। व्हाट रिसर्च सेज, इफ यू डिडंट नो, एंगर क्या करता है, कमजोर कर देता है आपके लीवर को, ग्रीफ लंग्स को, वरी स्टमक को, फियर किडनी को, और स्ट्रेस वीकेंस योर हार्ट एंड ब्रेन। तो ये तो खैर डराने वाली अलग अलग बातें हैं, लेकिन इन सब से सब कुछ ही खराब होता है। ऐसा नहीं कि एंगर से केवल वही खराब होता है, जितनी चीजें हैं सारे इंटरनल ऑर्गन्स गड़बड़ होते हैं, किसी भी इनमें से किसी भी चीज से। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पे हम आते हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हमने शुरू में थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस भी किया था। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम शरीर की स्वतः जो प्रणाली है बॉडी की रेस्पॉन्ड करने की, और आपके जो शरीर में अपने आप जो चीजें चल रही, घटित हो रही हैं, वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से होती है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब फाइट और फ्लाइट मोड, जो हमने इतनी देर से सब डिस्कस किया, ये सारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड होता है, जैसे कि अभी आप रिलैक्स्ड होंगे, जब हम योगिक एक्टिविटीज करते हैं और उठते हैं, तो आप बहुत मेहनत करते हैं, पूरे घंटे भर आसन करते हैं, प्राणायाम करते, सब करते हैं, लेकिन आपको थकान महसूस नहीं होती। जब आप उठते हैं तो आप जो है रिलैक्स फील करते हैं, तो वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड एक्टिवेटेड होता है उस टाइम पे। रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड तब एक्टिवेट होता है जब हमारा ब्रेन रीड करता है कि कोई खतरा नहीं है। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या क्या चीजें रेगुलेट करता है, उनमें से कुछ है डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, यूरिनेशन, डिफेकेशन, ब्लड प्रेशर, सेक्सुअल रिस्पॉन्स, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, फ्लूइड बैलेंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये हमने पढ़ लिया, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है, यानी कि जब हम स्ट्रेस फील करते हैं या डेंजर खतरा होता है, तब क्या होता है, इन्वॉल्व इन द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, द सिंपैथेटिक सिस्टम प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर एनी पोटेंशियल डेंजर। किसी संभावित खतरे के लिए तैयार करती है शरीर को ये प्रणाली। सिंपैथेटिक सिस्टम हैज शॉर्टर न्यूरॉन पाथवेज, हेंस अ फास्टर रेस्पॉन्स टाइम। जो सिंपैथेटिक, जो हमारा खतरे का जो रेस्पॉन्स टाइम है, वो फास्टर होता है, बहुत तेज खतरे का रेस्पॉन्स बॉडी करती है, क्योंकि इसका जो न्यूरॉन सिस्टम है वो बहुत नैरो है, शॉर्ट है, छोटा है, तो उसको ब्रेन तक सिग्नल भेजने में ज्यादा टाइम, बॉडी को, पूरी बॉडी को सिग्नल भेजने में टाइम नहीं लगता है, तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बॉडी को जो है रिस्पॉन्स पहुंच जाता है। इंक्रीजेस हार्ट बीट, मसल टेंस्ड अप, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और मसल्स टाइट हो जाती है। द प्यूपिल डायलेट्स टू लेट द मोर लाइट, क्योंकि खतरा होगा तो आपकी आंखों में पूरी तरह से दिखना चाहिए, तो इसलिए आपकी आंखें पूरी तरह से खुल जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, ताकि ज्यादा लाइट आ सके। सलाइवा सिक्रीशन इज इनहिबिटेड, आपके मुंह में जो सलाइवा बनती है वो इनहिबिट, बंद हो जाता है, कम हो जाता है, मुंह सूखने लगता है। तो सलाइवा इज द मेजर थिंग फॉर डाइजेशन। आपकी बॉडी में जो, अगर सलाइवा नहीं होगा तो डाइजेस्ट होगा ही नहीं,
आप मुंह से सीधे गड़प अगर करोगे तो खाना नहीं पचेगा बिना सलाइवा मिक्स किए। In fight flight situation, adrenaline is released by the adrenal gland. More glycogen is converted to glucose. तो ये हमने अभी इसके 3-4 स्लाइड पहले जो हमने पढ़ा था, ये वही चीजें ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है ताकि एनर्जी लेवल। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है? इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस एंड ऑल्सो डाइजेस्ट रेस्पॉन्स। होम्योस्टेसिस क्या होता है? जो हमारी बॉडी की सेल्फ हील सेल्फ रिपेयर जो सिस्टम है ना, वो होम्योस्टेसिस है। हम कैसे जो है जब शवासन में लेटते हैं तो हम अपनी बॉडी पे फोकस करते हैं, तो बड़ी जैसे आपको पता नहीं होता है कि नहीं, मुझे तो होता है। मान लीजिए यहाँ पे दर्द हो रहा है और जब मैं शवासन में या ध्यान में हूँ, मैंने जब यहाँ पे फोकस किया तो एनर्जी जब यहाँ पे आती है तो अपने आप जो है ये सेल्फ हील हो जाता है, मेरा दर्द खत्म हो जाता है, मैं ठीक हो जाता हूँ। तो आपकी जो शरीर की ये क्षमता है ना, प्लेसिबो इफेक्ट है, ये कहाँ से आता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से आता है। और आपका जो डाइजेस्ट रिस्पॉन्स है, आपका अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा तो आपका भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एम्स टू ब्रिंग द बॉडी टू अ स्टेट ऑफ काम। शांत करता है आपके शरीर को और मन को। हैज कंपैरेटिवली लॉन्गर न्यूरॉन पाथवेज हेंस अ स्लोअर रेस्पॉन्स टाइम। और इसका जो अलार्म सिस्टम है वो लंबा है, उसका जो रास्ता है दिमाग को संकेत, शरीर को संकेत भेजने का, वो लंबा है, इसलिए इसका जो रेस्पॉन्स टाइम है वो भी लंबा है। आपकी बॉडी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो शांति का अनुभूति है, वो थोड़े लंबे समय में आती है, जबकि तनाव की जो स्थिति है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो बड़ी जल्दी एक्टिवेट होता है। क्योंकि खतरा है तो रिस्पॉन्स तुरंत करना है ना, शांत है तो हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद हो जाएंगे, लेकिन खतरे को तो तुरंत मुकाबला करना है, इसलिए उसका शॉर्टर टाइम होता है। रेड्यूस्ड हार्ट बीट, मसल्स रिलैक्स होती है और हार्ट बीट भी आपकी रिड्यूस्ड होती है, कम होती है। जैसे मैं कहता रहता हूँ ना, आप ब्लिसफुल तब फील करेंगे जब आपकी सांसें धीमी हो जाएंगी, गहरी हो जाएंगी, हार्ट बीट बहुत सूक्ष्म हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा सांसें चल ही नहीं रही है, तो तब आप ब्लिसफुल फील करने लगते हैं। रिड्यूस्ड हार्ट बीट, मसल्स रिलैक्स, पिपल्स कॉन्ट्रैक्ट्स। जब आप किसी को प्रेम के भाव से देखते हैं तो आंखें छोटी हो जाती हैं, जब आप हंसते हैं तो आंखें छोटी हो जाती हैं। डर का भाव, क्रोध का भाव, आप ये इमोजीज जो भेजते हैं उसमें देखिए आंखें ऐसे बड़ी बड़ी होती है ना। आश्चर्य का भाव, जितने भी निगेटिव फीलिंग्स होती हैं उन सब में डायलेट होती है, आपके प्यूपल्स, आंखों के भीतर जो है वो चौड़ी होती है, आंखें बड़ी होती है। प्रेम का भाव, जब जैसे पॉजिटिव फीलिंग्स जितनी भी होंगी, अच्छी फीलिंग्स होंगी, उन सब में आंखें छोटी होती है, रिलैक्स होती है। सलाइवा सिक्रीशन इंक्रीजेस, जब आप रिलैक्स होते हैं तो सलाइवा सिक्रीशन बढ़ जाता है और डाइजेशन इंक्रीजेस, डाइजेशन का जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। नो सच फंक्शंस एग्जिस्ट इन फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। कौन से फंक्शन? ये इधर जो लिखा हुआ है, एड्रेनलिन हाई हो जाता है, कॉर्टिसोल हाई हो जाता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे सेरोटोनिन हाई हो जाता है। सेरोटोनिन जो आपको आनंद की अनुभूति दिलाता है वो बढ़ता है। अब यही चीज इसमें यहाँ पे लिखी हुई है इस डायग्राम में भी, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। जो पे हमने कंस्ट्रिक्ट प्यूपल्स, जो आंखों के भीतर आपकी पुतलियां हैं, वो स्टिमुलेट सलाइवा। जब आपका मतलब आप जब शांत होते हो तब क्या होता है, तो आंखें छोटी हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, स्टिमुलेट सलाइवा बनने लगता है, स्लो हार्ट बीट धीमी हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट एयरवेज, आपकी सांसें धीमी हो जाती हैं, स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ स्टमक, आपकी जो स्टमक पाचन क्षमता है वो बढ़ जाती है, स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर, आपका गॉल ब्लैडर भी सही से काम करने लगता है, जो लीवर से उसने जूसेस लिए वो सही से भेजने लगता है, स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन सही से काम करने लगती है, खाने को पचा के उसको कैसे एब्जॉर्ब करना है, उसके पोषक तत्वों को, वो चलने काम होने लगता है। कॉन्ट्रैक्ट ब्लैडर, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब यूरिनेशन भी पास होने लगती है।
नॉर्मल तरीके से। उसके विपरीत सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये हमने अभी डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। तो ये सब उसके विपरीत चीजें होती हैं। कंक्लूजन, ये किस चीज का कंक्लूजन है? ये कंक्लूजन एएनएस का है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का है। द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम comprises two parts, the sympathetic and parasympathetic nervous system. The sympathetic nervous system activates the fight or flight response during the threat or perceived danger, and the parasympathetic nervous system restores the body to a state of calm. तो एक क्वेश्चन था जी। तो ये जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये आपकी प्रकृति होती है या ये आप चेंज कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, प्रकृति भी होती है, चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कब कर सकते हैं? जब आप प्रकृति के साथ नहीं, तालमेल से नहीं चल रहे, तब चेंज कर सकते हैं। वो चेंज कैसे कर सकते हैं वो भी हम उस पर चर्चा करेंगे। और चेंज करने की जरूरत क्यों है? चेंज करने की जरूरत इसलिए क्योंकि हम जंगल में तो रह नहीं रहे कि शेर आएगा, ये आएगा। तो आप जो है परसीव डेंजर में रह रहे हो, तो परसीव डेंजर को कैसे, उस स्ट्रेस को कैसे चेंज करेंगे? सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो हम कैसे शांत फील करने लगते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जब आप कपालभाति करते हैं, जरूरत से ज्यादा कपालभाति सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। कंट्रोल में, लिमिट में कपालभाति और भस्त्रिका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, बैलेंस करते हैं दोनों हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन को। तो इसीलिए जैसे कोई लोग 1,000 बार जो है कपालभाति करते रहते हैं, बोलते हैं फिर भी कुछ होता नहीं योगा करके, तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है। होगा ही। आप जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहे हो। कॉर्टिसोल क्या कर रहा था? यही तो कर रहा था ना, ऑक्सीजन को ब्लड में, हाथ पैर में भेज रहा था। आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर रहा था, टाइट कर रहा था। तो आप कपालभाति बहुत ज्यादा करके भी यही कर रहे हो। तो कपालभाति और भस्त्रिका, ये दोनों दरअसल बैलेंस करने के, लेकिन जरूरत से ज्यादा किया जाए तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आप 24 घंटे भी, दिन भर भी करेंगे तो भी आपका सिर्फ और सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही एक्टिवेट होगा और बैलेंस रहेगा ब्रेन आपका। इसीलिए मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम ज्यादा करवाता हूँ। इससे अच्छा कोई भी दूसरा प्राणायाम नहीं है नाड़ी शोधन प्राणायाम से, प्रॉपर तरीके से अगर किया जाए तो। और आपका जो फेस है, फेशियल एक्सप्रेशन है, ये भी बहुत, आपका जो जेस्चर है बॉडी का, जो आप जिस तरह से बैठे हैं। मेरी दादी ऐसे में बैठता था तो ऐसे ऐसे कर देती थी, मुंह गिरा देती थी मेरा, ऐसे हाथ को ऐसे मार देती थी। ऐसे बैठने से आप डिप्रेस हो जाते हो थोड़ी देर। आपका ब्रेन रीड करता है आपकी बॉडी को। जब आप ऐसे बैठते हो, स्ट्रेट स्पाइन के साथ बैठते हो, तो ऑक्सीजन ब्रेन तक पूरा पहुंचता है, दिमाग सही से काम करता है, आप रिलैक्स रहते हो। जब आप अपने हाथों को, कंधों को, बॉडी को ढीला छोड़ते हो, सिर्फ आपकी स्पाइन को इरेक्ट रखते हो, तो थोड़ी देर बाद अपने आप, क्योंकि लॉन्गर रेस्पॉन्स रेट है इसका, थोड़ी देर बाद समझ में आता है दिमाग को कि आप शांत हो। तो थोड़ी देर जब आप ऐसे बैठे रहते हो और सिर्फ अपनी बॉडी पे और अपने सांसों पे आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट भर कर लेते हो, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने लगता है। तो ये कंट्रोल, ये भी एक कंट्रोल है। तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे स्विचेस हैं बॉडी में, जिनको हम यूज करके इसको स्विच कर सकते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को आपको स्विच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने अपनी लाइफस्टाइल, अपनी थिंकिंग प्रोसेस, इवन टीवी देख के ही हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। हीरो को विलेन ने मारा, डिशूम, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अरे यार बताओ, अमिताभ मर गया शोले में, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसको भी रहना चाहिए था धर्मेंद्र के साथ, तब मजा ज्यादा आता। ठाकुर ने गब्बर को मारा, अगेन ऐसा नहीं कि दुख में, स्ट्रेस में ही, अगेन हम अति उत्साही हो गए, यस मार दिया, एड्रेनलिन हाई हो गया, अगेन कॉर्टिसोल हाई हो गया। तो सिर्फ खतरे में ही नहीं होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, जो लोग बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं उनको आपने देखा होगा, दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं बिल्कुल अकेले में चले जाते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, अकेले में अंधेरे में रहना चाहते हैं। दूसरे तरह के एक लोग होते हैं जो हमेशा काम करते दिखेंगे आपको, फिजिकल वाला काम, फिजिकल एक्टिविटीज करते दिखेंगे, पूरे घर की बिना मतलब की सफाई करते रहेंगे, झाड़ू पोछा लगाते रहेंगे, कुछ नहीं मिला तो जो है कल की सब्जी काट लेते हैं, एक हफ्ते की सब्जी काट लेते हैं,
अगले के घर में भी काम करके आ जाएंगे, मिलने जाएंगे उनके यहाँ बैठे रहेंगे, अरे लाओ जी हम कर देते हैं, हम मटर छील देते हैं। तो जो लोग जरूरत से ज्यादा काम करते हैं ना, वो भी बेचारे परेशान हैं, वो अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन जब आप जरूरत से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तब भी आपका एड्रेनलिन हाई रहता है। आपके हाथ और पैर में तब भी एक्सरसाइज के लिए भी ब्लड में आपके एक्सेस ऑक्सीजन और एक्सेस ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। उस टाइम पे भी आपका डाइजेशन वीक हो जाता है, इसलिए जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज भी अच्छी नहीं होती। बैलेंस होनी चाहिए वो चीज भी। और जिसको पहले से ही स्ट्रेस और डिप्रेशन हो, उसको एक लिमिट में एक्सरसाइज करनी चाहिए। ज्यादातर चीजें ऐसी करनी चाहिए जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने वाले क्रियाकलाप कम करने चाहिए ऐसे लोगों को। तो अभी हम आगे देखेंगे कि क्या चीज कर सकते हैं। ठीक है आरती जी? यस, बिल्कुल, थैंक यू। टेक्निक्स टू ओवरकम स्ट्रेस। क्या टेक्निक्स है? ये जनरल टेक्निक्स है, ये सिर्फ योगिक टेक्निक्स नहीं है। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इंक्लूड ईटिंग अ हेल्दी डाइट। इसीलिए मैं डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ। हेल्दी डाइट केवल चुनाव नहीं है भोजन का, भोजन का समय और भोजन की मात्रा और किस अवस्था में आप भोजन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं इस पे और बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं मील प्लान भेजता हूँ तो ये सब चीजें बहुत डिटेल में रहती हैं उसमें, और फिर मैं चर्चा करता हूँ, तो इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। ये जब भोजन के नियम आप पालन करेंगे तब उस पर चर्चा करेंगे। ईटिंग अ हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा रहेगा अन्न वैसा होगा मन, वैसा होगा तन, ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में। गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइजेस। एक दिन 4 घंटे कर लिया, उसके बाद 4 महीने नहीं किया, ऐसे कोई फायदा नहीं। 10 ही मिनट करिए, लेकिन हर दिन करिए। गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइजेस। गेटिंग प्लेंटी ऑफ स्लीप। न सोना भी स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। तो सोने से बहुत कुछ तनाव कम होता है, लेकिन वही है ना, अति का भला बोलना। तो जरूरत से ज्यादा सोना भी डिप्रेशन को बढ़ाता है। ऑप्टिमम स्लीप होनी चाहिए। जिसको स्लीप नहीं आती उसके लिए लिखा हुआ है, जिसको नींद नहीं आती उसके लिए लिखा हुआ है कि नींद आपके स्ट्रेस को कम करेगी। Practicing relaxation techniques such as yoga, deep breathing। अब योगा और डीप ब्रीदिंग अलग अलग क्रिया समझने के लिए, क्योंकि लोग डीप ब्रीदिंग अलग समझते हैं, योगा अलग समझते हैं। अदरवाइज डीप ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ योगा। तो योगा, डीप ब्रीदिंग, मसाज और मेडिटेशन। मसाज मैं बताता भी रहता हूँ कि हर दिन नहाने से पहले और सोने से पहले मसाज अभ्यंगम क्रिया करनी चाहिए और सेल्फ ऑयलिंग करनी चाहिए, किसी से करवा लीजिए, तो इससे भी स्ट्रेस दूर होता है। Keep a journal or writing about your thoughts or what you are grateful for in your life। हर दिन 2 या 3 थॉट्स ऐसे लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। हम जब एंड करते हैं सेशन का, तो हम कहते हैं ना कि आभार प्रकट करें ईश्वर का इस शरीर के लिए, इस जीवन के लिए, इन सांसों के लिए। कुछ भी नहीं है किसी के पास, तो ये 3 चीज तो है ना फिलहाल, तभी तो वो सोच पा रहा है, तभी तो वो स्ट्रेस है। तो हमें कम से कम 3 चीजें तो है ही हैं जिनका हम हर दिन आभार प्रकट कर सकते हैं सो के उठने के बाद। ये सांसें चल रही हैं, ये शरीर है, ये जीवन है। फिर उसके बाद आसपास देख लीजिए, अच्छा पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, पति भी है, माता पिता भी हैं, नहीं है कोई बात नहीं, जो है सब चीज, घर है, परिवार है। तो जो जो चीजें, फिर उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए, उनके लिए आभार प्रकट कर लीजिए। और ये चीज लिखना चाहिए, जो स्ट्रेस्ड हो उसको लिखना चाहिए, चीजें नोट डाउन कर लीजिए। लिखने से दिमाग को बहुत असर होता है। टेकिंग टाइम फॉर हॉबीज। कुछ हॉबी चुनिए, सच एज रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक। म्यूजिक में जो है, सलमा आगा के गाने बिल्कुल ना सुने। जब दिल ही टूट गया जैसे गाने ना सुने। ऐसे गाने सुने जिसमें दिल जुड़ता हो, प्रेमी का मिलन होता हो ईश्वर के साथ, ऐसे गाने सुने। भजन सुने, कीर्तन सुने। जी मेनका जी, अच्छा मुझे लगा आप कुछ कह रहे हैं।
तो गाने सुने, सूदिंग म्यूजिक सुने, या देखिए हर एक इंस्ट्रूमेंट का जो वाद्य यंत्र होता है ना, इसमें ये चीज लिखी नहीं, मुझे याद आ गया इसलिए हर एक वाद्य यंत्र का आपके शरीर में जो चक्र है ना, मेन जो 7 चक्र शरीर के भीतर है, वो 7 चक्रों पे अलग अलग चक्र पे अलग अलग वाद्य यंत्र का जो है, अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र का असर होता है। तो म्यूजिक जब आपको शांत होने के लिए म्यूजिक सुननी हो ना, जैसे माधव जी ने भेजा था कबीरदास जी के का जो जो भजन, कबीर के शब्द हैं बाकी सारे, कबीरदास जी ने बहुत कम भजन लिखे हैं, उनमें से ये भजन भी था, झीन चदरिया झीन जी। तो इस तरह का जब आप सुनते हैं तो उसमें आप देखेंगे बहुत कम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। कबीर अमृतवाणी में भी जिसमें खूब ढोल तमाशा ताशा जो है बजता होगा, ऐसे भी आते हैं कबीर अमृतवाणी, ऐसे भी मैंने सुनी है, नए डिस्को टाइप की भी कबीर अमृतवाणी आती है। वो जब आप सुनेंगे तो वो आपके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है, आपका जो बेस चक्र है। जो आपके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपके अनाहत चक्र पे, जो आपका हार्ट होता है ना, इसको एक्टिवेट करता है। फ्लूट जो होता है, बांसुरी, फ्लूट और पियानो, ये आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है। आप जब भी बांसुरी आप कभी सुनेंगे, केवल केवल बांसुरी और कुछ नहीं, केवल फ्लूट, उसके साथ और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, ओनली फ्लूट। जब आप ओनली फ्लूट कभी सुनिए और आंखें बंद करके सुनिए, आपका मन शांत हो जाएगा। आप केवल पियानो सुनिए, ओनली पियानो, आप अपने आप को शांत महसूस करेंगे, शांत फील करेंगे। सहस्रार चक्र, सहस्रार चक्र एक्टिवेट होता है क्वांच से, शंखनाद से। जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम जो है अपने आप को ब्लिसफुल फील करने लगते हैं। आपका यहाँ पे जो आपका हाइपोथैलेमस है, इससे 12 इंच ऊपर सहस्रार चक्र होता है, तो ये एक्टिवेट होता है क्वांच से, शंख ध्वनि से, घंटा घड़ियाल और शंख ध्वनि से एक्टिवेट होता है। तो जो आप म्यूजिक सुन रहे हैं, उस म्यूजिक का भी चुनाव बड़े ध्यान पूर्वक करना चाहिए। एक दुखी व्यक्ति अपने जैसा ही गाना चुन लेता है, जब ब्रेकअप होता है वैसा ही गाना चुन लेता है, और उसी में उलझता चला जाता है। तो इसलिए मैं जब दुखी होता था कॉलेज में, तो मैं मंदिर चला जाता था, 1-1, 2-2 घंटे हनुमान जी के मंदिर में बैठा रहता था, और फिर वापस आ जाता था ठीक होकर। सच में मैं ऐसा करता था। दुखी ब्रेकअप की वजह से नहीं होता था, और ऐसा कुछ था भी नहीं, दुखी और अन्य कारणों से होता था। तो कभी ऐसा हो जाता था तो मैं मंदिर चला जाया करता था। मेगा जी हंस रही। अच्छा, taking time for hobbies, listening music, watching or your favorite show और मूवी। क्राइम पेट्रोल बिल्कुल ना देखें, ऐसी चीजें देखें, कपिल शर्मा शो देखें, चैनल में सब टीवी देखें, ऐसा चैनल भी देखें, ऐसे चैनल का भी चुनाव करें जिससे आप रिलैक्स फील करें। Fostering healthy friendship and talking with friends and family, अच्छे दोस्तों का होना और अच्छे दोस्तों से बातें करना भी बहुत शांत कर देता है आपको, बहुत रिलैक्स फील कराता है। फ्रेंड से अच्छी कोई कंपनी नहीं होती है। तो आप जब फ्रेंड्स की कंपनी में जाते हैं, आप फिर से बचपन में पहुंच जाते हैं और आप भूल जाते हैं तनाव को कुछ देर तक जो है। तो मिलना चाहिए, फ्रेंड से नहीं मिल सकते तो बातें करिए, फोन पे बातें करिए, तो फ्रेंड्स आपको जो है इस तनाव से दूर करेंगे। फैमिली, एक छोटे बच्चे के साथ अपनी फैमिली में जब आप खेलते हैं, अपने बच्चे के साथ, कोई नहीं है तो पेट्स हैं, आप जो अपने पेट्स के साथ खेलते हैं, कैसे मेनका जी की बिल्ली इधर उधर उछल कूद मचाती है, जब ये शवासन में लेटी रहती है तो आके इनके ऊपर चढ़ जाती है। तो इन सब चीजों से गुस्सा नहीं आता, किसी को भी क्रोध नहीं आता है, इससे बल्कि आपको प्यार का भाव बढ़ता है, आपके मन में, हृदय में बढ़ता है प्रेम का भाव। तो आपका वो वाला जो स्ट्रेस वाला साइड है ना, वो चला जाता है कुछ देर के लिए जो है। और जब आप परमानेंटली ऐसी चीजें करते रहते हैं तो वो परमानेंटली चला जाता है, ये परमानेंटली आ जाता है। Having a sense of humor and finding ways to include humor and laughter in your life, such as watching funny movies or looking at joke websites। कुछ लोग, मेरे एक बॉस थे, मैं पहले जब जॉब करता था ना, तो उनको कभी किसी ने मुस्कुराते भी नहीं देखा था, हंसना तो बहुत दूर की बात है। उनका बाद में डिवोर्स हो गया। आप
अपने समाज में अपना रुतबा बनाने के लिए कि मैं बहुत कड़क हूँ, आप अपने फेस को ऐसे बना के रखते हैं बहुत लंबे समय तक जब रहते हैं, तो आपका ब्रेन वैसा रीड करने लगता है कि ये आदमी तनाव में, स्ट्रेस में है, और वो आपका परमानेंट बिहेवियर बन जाता है, और आप जब चाहेंगे भी उससे निकलना तो नहीं निकल पाएंगे। तो हमेशा ह्यूमर को ढूंढना चाहिए। आपको किसी को डांटना भी है तो आप इस तरह से डांटो कि जो है बात पहुंच भी जाए और आपका मूड भी खराब हो। आप वैसे भी बात को कर सकते हो। तो कभी भी फेक भी ऐसे फेस नहीं बनाना चाहिए कि आप स्ट्रेस्ड हो या गुस्से में हो। इसीलिए जब आसन करते हैं और दर्द होता रहता है, जैसे फ्रॉग पोज करते हैं, लिजर्ड पोज करते हैं, तो मुझे पता होता है दर्द हो रहा है, लेकिन मैं तब भी कहता हूं कि अगर दर्द हो रहा है तो मुस्कुरा दीजिए। ब्रेन को थोड़े टाइम में एक सिग्नल चला जाता है कि अरे दर्द नहीं हो रहा है, पेन नहीं है। आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है इसको ब्रेन रीड करता है हमेशा। तो कोशिश करनी चाहिए कि बिना मतलब के भी मुस्कुराते रहना चाहिए। जो सिद्ध लोग होते हैं उनको आपने देखा होगा कि एक हल्की सी एक दिव्य मुस्कान उनके जो है मुख पे होती है, चेहरे पर होती है, और वो मुस्कान ही जो है आप उनके पास तो कोई तनाव होता नहीं, सामने वाले का भी हर लेते हैं, वो खींच लेते हैं, खत्म कर देते हैं उस मुस्कान से। उनकी एक दृष्टि होती है, उस दृष्टि में ऐसा भाव होता है, उस दृष्टि से वो खत्म हो जाता है। तो ऐसा हमारे अंदर भी आ सकता है। हमारे अंदर तब आएगा जब आप रेगुलर इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, उस स्माइल को प्रैक्टिस करेंगे। कोई आपके सामने कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है, उसका रेस्पॉन्स सिर्फ एक स्माइल से करके देखिए। वो और चिढ़ जाएगा और आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो और चिढ़ के चला जाएगा, और फिर थोड़ी देर बाद बात वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने सिर्फ एक स्माइल किया है, कुछ उसको रेस्पॉन्ड नहीं किया। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि जिस प्रकार कोई भोजन दे और अगर आप उसको ना ले तो भोजन उसी के पास रह गया, इसी प्रकार से कोई आपको जब कोई शब्द देता है, जब आप उस पे अपने शब्द से उसको रेस्पॉन्स करते हैं, तभी आप उसको लेते हैं। अगर आपने सिर्फ एक स्माइल से रिप्लाई दिया है उसका, उन शब्दों का, तो आपने लिया ही नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। गाली का आंसर अगर गाली से दिया तो मैंने उस गाली को एक्सेप्ट कर लिया। गाली का आंसर अगर मैंने स्माइल से दिया तो गाली तो उसी के पास रह गई, मैंने लिया कहा। अमूल माचो का एक ऐड आता था ना, अरे तूने धक्का क्यों दिया, बस में गोविंदा रहता है, तो माना कि मैंने दिया, तूने लिया क्यों? तो ऐसे ही ये भी है। वॉलंटियरिंग इन योर कम्युनिटी, अपने आप जाइए, वॉलंटियर करिए। कहीं पे वृक्षारोपण हो रहा है, कहीं पे किसी को जो है टीका लग रहा है, किसी की मदद करनी है, हेल्प करने में किसी की जो आनंद आता है, असली आनंद सिर्फ और सिर्फ वो करने में आता है जो आपके पास है, अच्छी चीज है, और किसी को आप देते हैं। वो जो खुशी होती है, वो खुशी करोड़ों अरबों रुपए से भी नहीं आ सकती, किसी सामान से, किसी भी दुनिया की भौतिक वस्तु से नहीं आ सकती है। किसी के चेहरे पे एक मुस्कान अगर आपकी वजह से आ जाए, तो आपको अंदर जो खुशी होगी, उस खुशी से बड़ी खुशी कुछ भी नहीं हो सकती दुनिया में। तो वॉलंटियर करिए अपने आप को। आप जब वृक्ष लगाते हैं, जब पौधे लगाते हैं, तो वो पौधे आप सिर्फ अपने लिए नहीं लगा रहे, आप आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए लगा रहे हैं, इस संसार के लिए, सृष्टि के लिए लगा रहे हैं। सिर्फ मानवता के लिए ही नहीं लगा रहे, आप सारे जानवरों के लिए लगा रहे हैं, पूरी धरती को बचाने के लिए लगा रहे हैं। तो आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कितने सैकड़ों हजारों वर्षों के लिए वो काम कर रहे हैं। एक वृक्ष लगाएंगे, वो बड़ा होगा, उसके सीड से और दूसरे वृक्ष निकलेंगे। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सिर्फ एक वृक्ष लगा के। तो वो जो खुशी आपको मिलेगी, जाने या अनजाने में, आप जानते हो उसका रिजल्ट या ना जानते हो, लेकिन वो खुशी मिलेगी आपको उसकी। आप कोई जानवर है वहां पे पड़ा हुआ है, कहीं पे गाड़ी के नीचे दब जाता है, आप उठा के लाए उसको आपने जो है ठीक किया, उसको आप खाना दे रहे हैं, आपको खुशी मिलेगी। कोई छोटा बच्चा है, बेचारा गरीब है, उसको आपने हेल्प कर दिया, उसको पढ़ाई में हेल्प कर दिया, किसी को कुछ भी ऐसे इस तरह से। तो आप जो कम्युनिटी में अपने इस तरह से वॉलंटियर करते हैं चीजों के लिए, उससे भी स्ट्रेस दूर होता है, खत्म होता है। ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग what you need to accomplish at home and work and removing tasks that are not necessary.
दैट आर नॉट नेसेसरी क्यों जरूरी है? जो मैं कह रहा था ना कि जो लोग स्ट्रेस्ड होते हैं या डिप्रेस्ड होते हैं वो दो तरह के होते हैं। तो अननेसेसरी का जो काम आपके लिए जरूरी नहीं है उसको अपनी लिस्ट से हटा दीजिए और प्रायोरिटाइज कीजिए अपनी लिस्ट को कि क्या क्या आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है करना। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हटा दीजिए, उसको अननेसेसरी उसमें करना तो दूर, दिमाग भी लगाना बिना मतलब का एनर्जी वेस्टेज नहीं करना है। पहले जब मैं योग सिखाता नहीं था, सिर्फ करता था, तब मैं भगवत गीता, रामायण ऐसे ग्रंथ पढ़ता था। लेकिन अब मैं ऐसे ग्रंथ बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ। पहले मैं पूजा वो वाली करता था, ओम श्री गुरु चरण सरोज रज। अभी मैं वो वाली पूजा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मैं पूजा करता हूँ, मैं 3-3, 4-4 घंटे करता हूँ, लेकिन मैं ध्यान करता हूँ, मैं कैवल्य में पहुंचने का प्रयत्न करता हूँ, सीडलेस मेडिटेशन में पहुंचने का प्रयत्न करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने प्रायोरिटाइज कर लिया कि मैं अपनी लाइफ में कहाँ पहुंचना है, क्या करना है। तो मुझे एग्जैक्टली पता है, पिन पॉइंटेड पता है कि मुझे क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है जीवन में, तो मेरे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है कि मैं ये भी पढ़ सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। इस लिमिटेड टाइम के एक एक सेकंड को मैं कैसे यूज कर पाऊंगा, ये आप प्रायोरिटाइज जब करेंगे तो आपको अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस समझ में आने लगेगी। एक एक सेकंड अपनी सांसों का समझ में आने लगेगा कि टाइम वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल टाइम वेस्ट करने के लिए है ही नहीं हमारे जीवन में। तब आपका जो फालतू का स्ट्रेस है ना, परसीव जो डेंजर है, वो चला जाएगा, रहेगा ही नहीं। क्योंकि वो तो न था न होने वाला है जिसकी वजह से वो तनाव था। आपको रियलिटी फिर समझ में आने लगेगी, आप रियलिटी में जीने लगेंगे। सीकिंग प्रोफेशनल काउंसलिंग, अगर फिर भी ठीक ना हो तो प्रोफेशनल काउंसलिंग लें और जाएं अपने आप को मैनेज करवाएं। योगिक एक्टिविटीज, क्या क्या योगिक एक्टिविटीज है जिनसे हम रिलैक्स्ड होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसे कपालभाति मैंने बताया था, जरूरत से ज्यादा कर लीजिए तो आपका जो है आप स्ट्रेस भी हो जाएंगे। उज्जयी प्राणायाम दोनों तरीके से यूज किया जाता है। शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, ओम चैंटिंग जो हम करते हैं या मंत्र की चैंटिंग जब हम करते हैं या सिर्फ सुन भर लेते हैं उससे भी। सिंगिंग, भजन कीर्तन, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मतलब प्रेजेंट में रहना, वर्तमान में रहना, यही हम योग में सीखते हैं कि कैसे माइंडफुलनेस आनी चाहिए। अभ्यंगम, सेल्फ मसाजिंग विद ऑयल और मसाजिंग विद ऑयल। सबमर्ज 1/3 फेस इन वाटर, हम सबमर्ज मतलब पानी में 1/3 चेहरे के हिस्से को ऐसे डाल देना। तो उससे भी जो है, जब आप चेहरे पे पानी डालते हैं तो कुछ होता है, कुछ अद्भुत होता है हमारे भीतर। जब पानी अपने शरीर के भीतर पीते हैं, जब सुबह सो के उठते हैं, तब भी कुछ अद्भुत होता है। तो पानी में बहुत दैवीय गुण होते हैं। जब आपको बहुत तनाव हो तो वाटर का यूज करिए, इसको वाटर थेरेपी भी बोलते हैं। आप अपने फेस का 1/3 पार्ट पानी में सांस रोक के डाल दीजिए और फिर निकालिए, फिर डालिए, थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाएंगे। नॉर्मल ठंडे पानी में, बर्फ नहीं, नॉर्मल ठंडे पानी, रूम टेम्परेचर वाटर, गर्म में नहीं। कपालभाति, इन्वर्जन योगिक पोजेज। इन्वर्जन मतलब उल्टे होने वाले आसन, जैसे शीर्षासन, सर्वांग आसन, हलासन, इस तरह से जितने भी उल्टे होने वाले आसन है, इनसे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। योगिक क्रियास, जब आप अंदर से शुद्ध होंगे, शरीर प्योर होगा। योगिक क्रिया जलनीति है, वमन क्रिया है, बस्ती है, धौती है, त्राटक है। त्राटक क्रिया हमने उस दिन किया था। शंख प्रक्षालन है, जो योगिक क्रियाएं करते हैं, इनसे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। आप कैसे, ये सब जिस दिन हमने ये क्रिया किया उस दिन हम और रिलैक्स हुए, हमें मेडिटेशन में और आनंद आया। तो क्योंकि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हुआ और रिलैक्स हुआ। प्रेयर बिफोर मील्स। बिफोर मील्स क्यों लिखा? प्रेयर वैसे तो पूजा है, मेडिटेशन है, लेकिन प्रेयर बिफोर मील्स क्योंकि डाइजेशन वीक हो जाता है। तो जब आप प्रेयर करते हैं तो आपके सेंसेस वापस लौट के आते हैं, आप प्रेजेंट में माइंडफुल हो जाते हैं, तब आप डाइजेस्ट कर पाते हैं। इसलिए स्पेशली प्रेयर बिफोर मील्स लिखा हुआ है। अवॉइड अनहेल्दी वेज ऑफ मैनेजिंग योर स्ट्रेस। अल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स और एक्सेस फूड, मोबाइल फोन और टीवी, एक्सेस फिजिकल एक्टिविटी,
If you are concerned that your use of these products has increased or changed due to stress, talk to your doctor. स्ट्रेस की वजह से जरूरत से ज्यादा अगर एक्सरसाइज भी करने लगे हैं तो वो भी किसी अल्कोहल और स्मोकिंग से कम नहीं है। अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे बात करिए अगर ऐसा हुआ है तो ये चीजें गलत तरीके हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के। ज्यादा खाना खाना भी गलत तरीका है। रिवार्ड ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट: पीस ऑफ माइंड, लेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंप्रूवमेंट इन कंडीशंस सच एज हाई ब्लड प्रेशर, better self-control and focus, and better relationship, and it might even lead to a longer, healthier life. Stress and digestion. Stress triggers sympathetic nervous system, decreases blood circulation in digestive system, weak digestive fire, weak digestion, huge ama creation, caught up in vicious cycle. तो आमा के ऊपर हमने एक क्लास की थी, दोबारा से फिर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास आमा की कर लेंगे। कोई प्रश्न? सर बहुत बार ऐसे होता है कि ये पता होता है कि नहीं करना, ये नहीं करना, 5 फिर भी उसी डायरेक्शन कभी कभी करते हैं। तो उससे भी कैसे बात? थोड़ा आगे आपके लिए मैंने सुन लिया, वैसे आपकी बात समझ में आ गई है। रिपीट करो। मैं समझ गया। आपकी सोसाइटी में एक आपके ब्लॉक के नीचे जो है गार्ड बैठा होगा, सिक्योरिटी गार्ड, एक आपके सोसाइटी के मेन एंट्रेंस पे बैठा होगा। तो इसी तरह से जब आप माइंडफुल रहते हैं तो आपका जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड कौन है? आपका दिमाग है, आपके सेंसेस है। तो वो थॉट आना गलत नहीं है, आएगा, क्योंकि जो है आप इंसान है तो इमोशनल है, कभी इंस्टिंक्ट में आएगा, कभी इमोशंस में आएगा, तो वो थॉट आएगा। लेकिन उस थॉट को कब कितनी देर रखना है वो सिक्योरिटी गार्ड का काम है। तो जैसे ही आपको पता चल गया कि ऐसा आ रहा है आपको, तो आपको क्या करना है? आपको उसको रोकने की कोशिश नहीं करना है, आपको दूसरी चीज पे इन्वॉल्व करना है अपने दिमाग को। कैसे इन्वॉल्व करना है? आपको ऐसी चीज पे इन्वॉल्व करना है जो थोड़ी इम्पॉसिबल टाइप की चीज हो, जो दिमाग जिसको प्रैक्टिस ना कर पाए। जैसे रविशंकर जी करवाते हैं। रविशंकर जी बोलते हैं कि आंखें बंद करिए, रिलैक्स होइए और अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। अब उसके बाद 2-3 मिनट जब आप अपनी ब्रीथ पे ध्यान देते हैं ना, तो ब्रीथ सेटल होने लगती है, शांत, सांसें धीमी होने लगती है। जब सांसें धीमी होने लगती हैं तब वो कहते हैं कि अपने मन में बिना आ का साउंड निकाले का बोलो। आंख बंद करके बोलिए, कोशिश करते रहिए, बिना आ का साउंड निकाले, बिना का बोलना है, का में आ नहीं आना चाहिए। तो अब आप बताइए, दिमाग बोल पा रहा है बिना आ के साउंड के का? नहीं बोल पा रहा, इम्पॉसिबल है। तो दिमाग उलझ के रह गया, उसी में फंस के रह गया। तो मन क्या है? मन कभी एक जगह पे रुक नहीं सकता, मन चंचल है। आप उसको जितना रोकने की कोशिश करेंगे आपको उसी में और फंसाएगा, लेके जाएगा। तो चूंकि हम मन से ज्यादा इंटेलिजेंट, हमारी जो बुद्धि है वो जो है हम उससे ज्यादा जानते हैं, हमारा जो सेल्फ है, आत्मा है, हम तो उससे ज्यादा बड़े हैं ना, तो हम उसको भी कैसे पकड़ लेंगे? हम उसको फंसा देंगे। अच्छा, तुम्हारा काम है चलते रहना, घूमते रहना, तो ये सर्कल है, इसी सर्कल के अंदर घूमते रहो, इसके बाहर नहीं निकलना है। हम जब सांसों पे ध्यान देते हैं तो आप सांस पे कैसे ध्यान देते हैं? सांस आते और जाते। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि आप अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, तो आपका ध्यान 2 सांसों पे जाएगा, उसके बाद विचारों पे चला जाएगा। लेकिन जब मैं आपको बोलूं कि अपनी आती और जाती सांसों पे ध्यान दीजिए और सांसों के तापमान को, उनकी उष्णता को अपने नॉस्ट्रिल्स पे फील करते रहिए, यहाँ पे फील भी आ गया, तो तब आप जब सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो आपका दिमाग उलझ के रहेगा। अब आप टेम्परेचर को फील करने में लग गए,
तो दिमाग को फंसा लिया आपने, उस साइकिल में फंसा लिया। तो एक चक्र में फंसाना होता है अपने मन को। तो जहां पे दिमाग जा रहा है वहां से आप हटा नहीं सकते। आप उसकी जगह पे दूसरा उसको टास्क दे सकते हैं, दूसरा टास्क देने के साथ ही वो चीज गायब हो जाएगी। तो चूंकि एनर्जी वाइब्रेशंस है, एनर्जी वाइब्रेशन जो है चेंज होते रहते हैं, तो आप एनर्जी को पैटर्न को चेंज कर दीजिए, वो थॉट चेंज हो जाएगा। तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे रिवर्स काउंटिंग, 100 to 1 तक रिवर्स काउंटिंग, लेकिन ये लिमिटेड है। इसमें 1 आने के बाद ही, बल्कि 10 तक पहुंचते पहुंचते आपके लिए आसान हो जाएगा। 10 से 1 तक हम बहुत आसानी से रिवर्स काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन जितने लंबे से ज्यादा गैप, अभी तो मैं नहीं कराता हूँ, नहीं तो पहले जब जैसे मैं 1 2 3 गिनता हूँ कि होल्ड इट फॉर 3 काउंट, पहले मैं पूरा 60 से लेकर 0 तक काउंट करता था, क्योंकि मैं खुद अपनी सेल्फ प्रैक्टिस उसी तरह से करता हूँ। मैं 60 59 इस तरह से मन में ऐसे काउंट करता रहता हूँ। तो जब मैं आसन करता हूँ, होल्ड करता हूँ, तो मेरा मन भी एक ही जगह पे एकाग्रचित होता है उस टाइम, क्योंकि मैं दिमाग में रिवर्स काउंटिंग कर रहा हूँ। तो मुझे पेन का एहसास नहीं होता है, मुझे कुछ भी और दिमाग कहीं पे भी और नहीं जाता। तो ये भी एक मेडिटेशन का तरीका होता है, लेकिन वो लिमिटेड टाइम के लिए, उतने सेकंड के लिए या उतने काउंटिंग तक ही आप रुक सकते हैं। लेकिन जब ये आप अनलिमिटेड इनफाइनाइट टाइम के लिए उसको उलझा देंगे, तो आपके वो थॉट परमानेंट चले जाएंगे। तो यही तरीका है बस। बाकी मंत्र जाप करते हैं आप, एक कोई छोटा मंत्र हमेशा लेना चाहिए, बड़ा मंत्र नहीं लेना चाहिए। आप जब माला जपते हैं तो एक मंत्र की माला, सबसे छोटा मंत्र ओम होता है, आप ओम की माला कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय की माला कर सकते हैं, कोई सी भी जो आपके गुरु ने जो गुरु मंत्र दिया हुआ उसकी माला कर सकते हैं। तो जब आप माला करते हैं तो उस माला में भी टेक्निक सेम है। एक तो एनर्जी होती है, दूसरी आप उसमें वो साइकिल है, उस माला में आप उलझ गए तो आपके थॉट्स वहीं पे रह जाएंगे। कोई और, किसी और को कुछ पूछना है? जी मेघा जी। अच्छा, स्कूल जाना है, ठीक है। ठीक है खुशबू जी, आपको भी स्कूल जाना होगा, छुट्टी आज? म्यूट है। आज छुट्टी पे हूँ, इसीलिए सर रुकी हुई हूँ अभी तक, नहीं तो अब तक तो हो जाती रेडी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। आज आप क्लास लिया नहीं आपने? जी अच्छा, मानसी जी को बोला था मैंने कि आज मानसी जी स्टेज के ऊपर क्लास। हाँ चलिए ठीक है। तो ठीक है सर। ठीक था। इतना सा पता है, 1 घंटे का प्रेजेंटेशन बनाने के लिए 5-6 महीने पढ़ना पड़ता है। सर बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। और ना बहुत सारे माइन्यूट चेंजेस होते हैं सर खुद में, जो कि खुद को भी पता नहीं चलते शायद, लेकिन हो रहे होते हैं। जी वो कभी ना ब्रॉड स्केल पे पता चलते हैं, या कोई दूसरा भी हमें नोटिस करवा देता है कि ये चेंज आ गया तुम में, तब पता चलता है अच्छा ये कब आ गया। तो है सर, काफी कुछ है, बहुत अच्छा है सर। थैंक यू। माइन्यूट चेंजेस भी होता है, और माइन्यूट चेंजेस ही बड़ा बदलाव लाते हैं। मोदी जी कहते रहते हैं ना कि मैं छोटे छोटे काम करता हूँ, छोटा छोटा काम ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक साथ आप बड़ा काम कभी नहीं कर सकते, आप छोटा छोटा काम करते रहिए, बड़ा काम अपने आप हो जाएगा। तो चलिए, देखिए कितनी छोटी सी बात है, जो है बिना आपके साउंड के काम बोलना जो है, लेकिन उसकी वजह से कितना बड़ा काम होता है। जी सर। चलिए ठीक है। मुझे इस तरह वाली क्लास में मुझे भी बड़ा मजा आता है, क्योंकि मेहनत नहीं करनी पड़ती ना, बस बैठ के बताना। नहीं, बट ये इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन सबको पास करना, ये भी बहुत बड़ी है। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि बहुत बहुत टाइम हो गया इस तरह की क्लास मैंने नहीं की, तो एक बार कर लेनी चाहिए। बल्कि जो व्यास जी और आशुमन जी जिन्होंने लास्ट मंथ से शुरू किया था, तो आपने देखा होगा कि वो नीचे अपने ये उनका हाथ थाइस तक पहुंचता है, नीचे पादुतान आसन में जो है। तो मैंने आज की क्लास ली उनके लिए थी, लेकिन उन्होंने किया ही नहीं। उन्होंने मुझे लिख के भेजा था कि सर कुछ डिटेल में, कि कैसे जो आप ये सब बताते हो कि ये रूल्स हैं, ये फॉलो करना है, तो ये क्यों करना है, उससे क्या फर्क पड़ता है, उसको डिटेल में बताइए। तो उसके लिए जो है मैंने ये डिटेल में पूरी प्रेजेंटेशन बनाई, और उन्होंने क्लास नहीं किया। खैर उनको मैं भेज दूंगा।
तो ये बहुत दिन से रह भी रहा था, जुलाई में शायद किया था हमने, जुलाई अगस्त में, उसके बाद हमने ऐसी क्लास नहीं की थी, ऐसा सेशन। जी सर, आमा की क्लास की थी लास्ट ना, इस राइट टाइप से। हाँ। राइट। तो मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारे नए लोग आ गए तो अम्मा वाली फिर से कर लेंगे, बस यही है कि लोग गायब ना हो जाए कि अरे ये नहीं क्या सर, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है सर। है। गायब नहीं होंगे हम लोग, तो नहीं होंगे गायब मोस्ट प्रोबेबली, कुछ बहुत जरूरी काम ना हो तो सर। जी, चलिए ठीक है जो है। ठीक है, थैंक नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू, हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू।